हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर हम इसका इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस तक की कहानी समझ चुके थे। ठीक है, कि डिजीजेस कैसे क्या फैलती हैं, इनका क्या सिनेरियो रहता है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हम समझ चुके थे। आज आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में होने वाली, पाई जाने वाली, देखी जाने वाली कॉमन डिजीजेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, वो किस तरह से होती हैं, उनका क्या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, क्या वो इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है, किस टाइप की वो होती हैं, क्या उनका क्योर होता है। ये सारी जानकारी आज हमें इस टॉपिक के अंदर मिलने वाली है। काफी सारी डिजीजेस इसके अंदर हम पढ़ेंगे, क्योंकि यार डिजीजेस तो बहुत सारी होती हैं, राइट। बहुत तरह की डिजीजेस जो है वो कॉमन है, तो बस वो सारी में से अब हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ डिजीजेस को आज यहाँ पढ़ लेना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर भी आपको कुछ दिख रही है डिजीजेस, जैसे कि कफ विद चेस्ट डिस्कम्फर्ट, हेडेक, ठीक है, फैटिगनेस, चिल्स, फीवर, ठीक है, फीवर, मसल सैक, ये सब हमें होता ही रहता है। ये सब बिल्कुल कॉमन सी प्रॉब्लम्स हैं। इन्हें तो हम डिजीज भी नहीं कहते, इन्हें तो हम कहते हैं कि भाई ये सारी चीजें तो होती ही रहती हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ। ज्यादा अगर एक्टिविटी कर ली, बहुत ज्यादा अगर किसी मैराथन में चले गए तो भाई मसल सैक होता ही है ना। बहुत ज्यादा अगर भूखे बैठे हुए हैं तो भाई हेडेक होता ही है। तो बहुत ज्यादा शोर में बैठे हुए हैं तो हेडेक होता ही है। तो हमें ये सारी चीजें तो इतनी जनरल लगने लगी हैं कि अब हमें इनको डिजीज ही कहना सही नहीं लगता, कि ये थोड़ी डिजीज है, ये तो कॉमन बात है, भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ही होगा। तो मतलब इतनी ज्यादा कॉमन हो गई हैं ये चीजें। तो अब हम देखते हैं कुछ कॉमन डिजीजेस को और उनके रीजंस को, उनके पीछे के कॉज को और उनके प्रिवेंशन को भी। देखो, एक वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक, फंजाई, प्रोटोजोआंस, हेलमिंथस, ये सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब डिजीजेस कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, दे ऑल कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। ठीक, ये सभी ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करते हैं। हर तरह की डिजीजेस ह्यूमन बींग को होती हैं। वो वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो प्रोटोजोआन के द्वारा लाकर दी गई डिजीज भी हो सकती है, या फिर वो हेलमिंथस से हुई डिजीजेस भी हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें डिजीजेस देते हैं। अब देखो यहाँ पर इस तरह के डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं क्या? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं हमारे अंदर, उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। तो इस तरह के डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैथोजेंस। क्या कहते हैं हम इन्हें? पैथोजेंस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? इस तरह के डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस कहते हैं। ज्यादातर पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजेंस। ज्यादातर जो पैरासाइट्स हैं, ठीक है, उन्हें हम पैथोजन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि पैरासाइट का फंक्शन क्या है? पैरासाइट का फंक्शन है कि वो हमारे ऊपर, फॉर एग्जांपल हमारे ऊपर कोई पैरासाइट है ना। अब वो पैरासाइट क्या करेगा? हमसे तो पूरा न्यूट्रिशन खींच लेगा, हमारी बॉडी का तो पूरा न्यूट्रिशन वो खींच लेगा, उसके लिए तो फायदा, लेकिन हमारे लिए तो वो नुकसान कर रहा है। तो हम तो उसे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे ना, हम तो उसे क्या कहेंगे? पैथोजन कहेंगे। तो सारे पैरासाइट क्या हो गए? पैथोजेंस हो गए। सारे पैरासाइट क्या हो गए? डिजीज कॉजिंग हो गए, पैथोजन हो गए। ठीक है, तो हर वो ऑर्गेनिज्म, हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है? डिजीज को कॉज करता है, उसे आप कह देते हो पैथोजन। क्या कह देते हो बेटा? पैथोजन कह देते हो। ठीक है, और देखो, इसलिए कह रहे हैं हम सारे पैरासाइट को पैथोजन, क्योंकि ये हम सबको क्या करते हैं? डिजीजेस देते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, चलो आगे। द पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। अब ये जो पैथोजन है, ये हमारी बॉडी में कई तरह से आ सकते हैं। हमें किसी भी बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस से ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, ठीक है, ब्लड के थ्रू, कई तरह से। ठीक है, ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, और एंटर करने के बाद फिर ये क्या करते हैं? ये वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, अपना नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं, और फिर जब इनका नंबर बढ़ जाता है, जब ये नंबर अपना इंक्रीज करके मेजॉरिटी बना लेते हैं अपनी, हमारी बॉडी के ही अंदर, तो फिर ये हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग जो चल रही है उसके साथ इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, कि अच्छा तुम लोग ऐसे बना रहे हो, नहीं ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओ। ठीक है, तो मतलब हर एक नॉर्मल फंक्शनिंग को जो चलनी चाहिए, जैसी चलनी चाहिए, उसे ये क्या कर देते हैं? इंटरफेयर करते हैं। ठीक, अब इस नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी में जब इनका इंटरफेरेंस आता है, तो उससे क्या होते हैं? उससे मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज होते हैं बॉडी को।
बॉडी को मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज मिलता है। जब क्या होता है, जब ये सारे चेंजेस आते हैं किसके अंदर, हमारी नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज के अंदर जब ये चेंजेस आते हैं तो हमें मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज देखने को मिलता है, जो होता है इंटरफेरेंस की वजह से। किसने किया इंटरफेयर, जब इन्होंने हमारी बॉडी में एंटर कर लिया पैथोजन ने और बहुत ज्यादा नंबर में इंक्रीज कर लिया, तब हमें ये इंटरफेरेंस सुनने को, देखने को, जानने को, एक्सपीरियंस करने को, भुगतने को मिलता है। ठीक, नाउ पैथोजेंस हैव टू अडैप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट। पैथोजन को होस्ट की जो एनवायरमेंट है, ठीक है, पैथोजेंस का भी काम आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको बस क्या है, बस जाके इन्फेक्शन ही तो फैलाना है। उनका काम भी आसान नहीं है। वैसे उनको क्या करना होता है, हर एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एनवायरमेंट अलग, ठीक है, उसका एनवायरमेंट अलग, उसकी सराउंडिंग्स अलग, उसको उस एनवायरमेंट में जाके अडेप्ट करना होता है कि वो वहीं पर सर्वाइव कर सके, वहीं पे मल्टीप्लाई कर सके और वहीं पे सारे काम जो है वो बिगाड़ सके। ठीक है, बिगाड़ ही रहा है वो, काम को बना तो नहीं रहा है, ठीक, उसके लिए सही है, लेकिन हमारे लिए तो बिगाड़ रहा है ना। ठीक है, तो इसका काम क्या है, हर होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के एनवायरमेंट के साथ फिर अडेप्ट कर लेना और उसी में फिर सर्वाइव करके दिखाना, मल्टीप्लाई करके दिखाना और अपना इफेक्ट कॉज करके दिखाना, डोमिनेट करके दिखाना कि जिसकी बॉडी है उसका काम ना, उसके हिसाब से काम ना चले, आपके हिसाब से काम चले। तो इसे क्या कहेंगे आप, डोमिनेट करना कहेंगे, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल द पैथोजेंस दैट एंटर द गट, जैसे कि अगर कोई पैथोजन है जो हमारे गट में एंटर कर गया है तो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सर्वाइव करना आना चाहिए हमारे गट के एनवायरनमेंट में, हमारे गट के एसिडिक एनवायरनमेंट में, है ना, उसे सर्वाइव करना आना चाहिए। ठीक है, वो लो पीएच पे सर्वाइव कर सके, वो एसिडिक पीएच पे सर्वाइव कर सके, ठीक है, जितने भी डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं वो उसी को डाइजेस्ट ना कर दें, उन सबसे भी वो बच सके, उन सबसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सके। ये सारी चीजों के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, ये सारे चैलेंजेस उसके साथ आते हैं और इन सब के साथ उसको डील करना पड़ता है, इन सब के साथ उसको डील करना पड़ता है। ठीक है, ये पैथोजेंस का चैलेंज है। अगर हम कुछ बात करें कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग ग्रुप के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ रिप्रेजेंटेटिव पैथोजेंस को हम यहाँ पढ़ेंगे, सारे तो नहीं पढ़ते हैं भाई, ऑब्वियसली हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो हैं उन्हीं को पढ़ते हैं जिनसे मोस्ट कॉमन डिजीजेस होती हैं, इसीलिए टॉपिक का नाम कॉमन डिजीजेस भी है। ठीक, अब देखो हमें कैसे पढ़ना होगा, उनको ये पढ़ना होगा कि वो इन्फेक्शन कैसे कॉज कर रहे हैं, कैसे डिजीज को करवा रहे हैं, फिर उसका क्योर क्या है ना, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स हमें उन डिजीजेस के बारे में पढ़ने होंगे, ठीक है। और फिर उनको देखो, सबसे पहले आपको दिया गया है नाम, सबसे पहले आपको दिया गया है नाम साल्मोनेला टाइफी। ये जो इसके नाम में टाइफी लगा हुआ है ना, अरे यार क्या हुआ ये, साल्मोनेला टाइफी, ये जो इसके नाम में टाइफी लगा हुआ है ना यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इस टाइफी वर्ड से ही समझते रहना हमेशा। बस आपने कहीं भी सुना साल्मोनेला टाइफी मतलब टाइफॉइड, ठीक है, मतलब टाइफॉइड। ठीक, ये वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ठीक है। टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ये समझ आ गया इस बात से, है ना, टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, साल्मोनेला टाइफी ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो टाइफाइड फीवर करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ह्यूमन बींग्स के अंदर टाइफाइड फीवर को कॉज करवाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, मतलब टाइफाइड एक कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। कौन से बैक्टीरिया से होती है, साल्मोनेला टाइफी से होती है। समझ गए इतनी बात, आगे देखें, these pathogens generally enter the small intestine through food and water contaminated with them। देखो हर डिजीज को पढ़ने का तरीका सेम रहने वाला है, बैक्टीरिया या फंगस या वायरस जिससे भी हो रहा है उसका नाम, हमारी बॉडी में वो एंटर कैसे कर गया, डिजीज का नाम क्या है, ठीक है, उस डिजीज से होता क्या है, फीवर होता है, काफ होता है, क्या होता है उस डिजीज से, है ना, इन्फ्लामेशन होता है, क्या होता है उस डिजीज से, कौन सा सिम्टम आता है वो पढ़ोगे, और फिर उसको क्योर कैसे करते हैं। ठीक, ये 4 चीजें आपको, 5 चीजें बिल्कुल बेसिक सी हैं, हर डिजीज के बारे में यही पढ़नी है। सबसे पहले आपको कौन सा पैथोजन बताया है, साल्मोनेला टाइफी, क्या करता है, टाइफाइड फीवर को कॉज करता है, बैक्टीरिया है ना। अब ये जो पैथोजन है ये जनरली हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं, कैसे हमें ये टाइफाइड होता है, ये एंटर करते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड या वाटर के साथ।
ठीक है। अगर खाने या पानी में कहीं पर भी हमारा खाना या हमारा पानी अगर कहीं पर भी गलती से भी, ठीक है, इन टाइप के बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड था और उसे हमने खा लिया, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे और इन्फेक्शन को कॉज करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, डिजीज को कॉज करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन वर्ड यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं मैम? स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होके तो वो स्टमक से ही गया होगा, ठीक है, डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ी पहुंच गया होगा, लेकिन वो अडेप्टेड है किस एनवायरमेंट में इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के एनवायरमेंट में जाके वो क्या करेगा? इन्फेक्शन को कॉज करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और अपनी हरकतें करेगा, ठीक। अब देखो ये जो पैथोजेंस है ये जनरली एंटर करते हैं, यहाँ पे ये कैसे हुआ? ये जो पैथोजेंस है जनरली एंटर करेंगे किससे? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेंगे, कैसे करेंगे? कंटामिनेटेड मतलब दूषित, ठीक है, इन्फेक्टेड वाले फूड या वाटर से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जब हमें इन्फेक्शन को कॉज करवाएंगे हमारी बॉडी में, जब इनसे इन्फेक्शन होगा, फैलेगा, तो क्या होगा? हाई फीवर, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? किसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम? सिम्टम्स की तरफ। क्या होगा? हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हाई फीवर होगा, वीकनेस आएगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट और सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं इस डिजीज के, ये सारे इस डिजीज के कॉमन सिम्टम्स हैं। क्या क्या होता है देखो? हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक हाई फीवर, ठीक है, वीकनेस आएगी बहुत ज्यादा। अब इतना हाई फीवर होता है तो ऑब्वियस सी बात है वीकनेस तो आती है, ठीक है। स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, एपेटाइट लॉस होगा, ये सारे कॉमन सिम्टम्स आएंगे जब भी अगर हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में साल्मोनेला टाइफी ने अपना जगह बना ली है, अगर इसने हमें इन्फेक्शन करना स्टार्ट करवा दिया है तो ये सारे सिम्टम्स हमें दिखेंगे, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सिवियर केसेस। अगर केसेस बहुत ज्यादा सिवियर हो जाएं, अगर काफी टाइम तक इसे नोटिस ही ना किया जाए, या मतलब इतने सिम्टम दिखने के बाद नोटिस तो क्या ही है, नोटिस तो हो ही जाता है, अगर लापरवाही की जाए, है ना, इतने सिम्टम्स दिखने के बाद नोटिस तो नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। लापरवाही अगर की कि ट्रीट ही नहीं किया या हल्के में लिया कि भाई हो ठीक है, हो जाएगा, फीवर ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, ट्रीट नहीं किया प्रॉपरली, ठीक है, तो प्रॉपरली अगर ट्रीट नहीं किया, टाइफाइड अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, साल्मोनेला टाइफी अगर बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, इसने अपनी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ा ली अगर, तो ये क्या कर सकता है? इसकी मैक्सिमम जो इसकी ताकत है वो ये क्या कर सकता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जो इंटेस्टाइन है ना वो पूरी परफोरेटेड मतलब ऐसे छिद्र वाली हो जाएगी, छेद वाली हो जाएगी पूरी इंटेस्टाइन, ठीक है, और फिर उसकी वजह से क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। यार पूरा ऑर्गन जो है वो वर्क करना बंद करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, फिर डेथ हो जाएगी। हाँ ऑब्वियस सी बात है, किसी भी ऑर्गन के बिना हमारी बॉडी में आपको वो जो बिल्कुल बेसिक सी लाइन है वो तो याद ही है ना कि ऑल द सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, देन टिश्यू से ऑर्गन, देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम सारे के सारे कोऑर्डिनेटेड वे में जब सबके वर्क करें सारे ऑर्गन सिस्टम, तो वो बनेगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही कहानी है ना, यही कहानी है। ये जो लास्ट लाइन है बस उसका यहाँ पर रोल था कि सारे ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन का एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करना जरूरी है, तब एक ऑर्गेनिज्म लिविंग बनता है। तो यहाँ पर भी यही होगा कि अगर ऑर्गन ही काम करना बंद करेगा, अगर पूरा इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा और इतना सिवियर केस हो जाएगा कि इतने मतलब क्लियर सिम्टम्स के बाद भी उसे नोटिस ना किया जाए और इतना सिवियर होने तक अगर वेट किया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले, ठीक है, प्रॉपर टाइम पर ट्रीटमेंट अगर ना मिले, तो ये डिजीज क्या कर सकती है? डेथ भी कॉज कर सकती है। हालांकि इतना ज्यादा सिवियर केसेस तक टाइफाइड की वजह से डेथ होना बहुत रेयर है, क्योंकि इतने जो आप सिम्टम्स देख रहे हो यार, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस वाला हाई फीवर इसके मतलब रेंज में आता है, ठीक है, स्टमक पेन, वीकनेस, ये सारी चीजें जो इसमें होती हैं, इन सबसे ऑब्वियस सी बात है कि इंसान डिटेक्ट कर ही लेता है कि कुछ अब नॉर्मल हो रहा है, आज नहीं तो कल कर लेता है, ठीक है, थोड़ा मतलब अर्ली नहीं कर पाएगा तो थोड़ा सा लेट करेगा, पर इतना लेट भी नहीं होता कि डिजीज जो है वो सीधा डेथ तक पहुंच जाए, पर कुछ केसेस में भाई हो भी जाता है, ठीक है। तो ये इसकी मैक्सिमम ताकत जो थी वो साल्मोनेला टाइफी की, भाई ये डेथ भी करवा सकता है, ठीक। यहां तक हमने देखा। आप देखते हैं नेक्स्ट, टाइफाइड फीवर जो है इसको सबसे पहले कैसे कंफर्म करना बताया गया, इसको बताया गया कैसे कंफर्म करना, विडाल टेस्ट, ठीक है, विडाल टेस्ट, अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मैलन निकनेम्ड टाइफाइड मैरी इज वर्थ मेंशनिंग हियर, ठीक है। ये जो टाइफाइड अगर हम इसके मेडिसिन की बात करें, ठीक है
पूरी जो मेडिसिनल हिस्ट्री है ना, मेडिकल हिस्ट्री की बात जो हम करें, तो उसमें यहाँ पर ये जो नाम इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, इनका नाम है मैरी मेलन, ठीक है, जिनको निक नेम दिया गया बाद में टाइफॉइड मैरी, ठीक है। इनका रोल जो है क्या है, इन्होंने क्या किया था, क्यों इनको यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, ये प्रोफेशन से क्या थी, ये कुक थी, ठीक है, शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन, ठीक। इनका क्या प्रोफेशन था भाई, ये कुक थी, और ये जो थी वो टाइफॉइड करियर थी, ठीक है। और इन्होंने काफी सालों तक जो भी इन्होंने खाना बनाया है उससे टाइफाइड जो है वो फैलाया है, ठीक है। इनकी बनाए हुए खाने की वजह से सालों तक टाइफाइड जो है वो फैला है, ठीक, सेवरल ईयर्स तक, ठीक है। इसलिए इस केस को मेंशन किया जाता है कि एक प्रोफेशनल कुक, ठीक है, एक कुक जो टाइफाइड कैरियर थी, जिनके बनाए हुए खाने की वजह से काफी सालों तक, मतलब सालों तक अगर इस तरह से चीज फैल रही है तो वो बहुत बड़ा एक केस बनता है। और मेडिकल हिस्ट्री में इस केस को बहुत ही मतलब बढ़िया मेंशन किया गया है कि ये वाकई एक नोटिस करने वाली बात थी कि सालों तक अगर कोई इंसान जो कुक है प्रोफेशन से और उसके बनाए हुए खाने से एक डिजीज जो है वो फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, ठीक। तो काफी सालों तक टाइफाइड फीवर इनके बनाए हुए खाने से फैला, ठीक। इसलिए इनका नाम जो है यहाँ पर जो इनको नाम दिया गया मैरी मेलन को, टाइफॉइड मैरी, ठीक है, टाइफाइड मैरी निकनेम दे दिया गया, ठीक। तो ये एक छोटा सा केस था इस टाइफाइड से रिलेटेड जो आपको जानना था। अब इस टाइफाइड फीवर को कंफर्म कैसे करते हैं, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत हाई फीवर है, आपको लग रहा है कॉन्स्टिपेशन है, आपको लग रहा है एपेटाइट लॉस है, तो आप कैसे पता करोगे कि आपको टाइफाइड है? आपको पता कैसे चलेगा कि आपको टाइफाइड है? कोई टेस्ट होगा, है ना, लैब में जाओगे, बोलोगे कि भाई हमारा टेस्ट कर दो, तो कौन सा टेस्ट करेंगे? वो टेस्ट करेंगे आपका विडाल टेस्ट, ठीक है। कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट, ठीक है। तो अब आप लोग तो भाई साइंस स्टूडेंट्स हो, पढ़े लिखे हो, क्या बोलोगे कभी भी अगर आपको लगता है कि यार मुझे ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि ये सारे सिम्टम्स होते थे टाइफाइड के, तो मुझे जाके करवाना चाहिए क्या? विडाल टेस्ट। तो आप जाके उसको ये नहीं बोलोगे कि आप कर दो आपकी मर्जी से, हमें क्या पता, हमें तो बुखार बुखार सब एक समान, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। क्या बोलोगे कि भाई मुझे पता है कि मुझे ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं और ये मुझे इंडिकेट करवा रहे हैं किस तरह हो। सिम्टम्स बहुत सारे मैच करते हैं, फीवर सिर्फ इसी में नहीं होता, सिम्टम बहुत सारी डिजीज से मैच कर सकते हैं। लेकिन जब आपको अगर स्पेसिफिकली लगेगा कि ये डिजीज हो रही है, ये सिम्टम आ रहे हैं, तो फिर आपको अगर पता है कि टाइफाइड की बात चल रही है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो ना कि भाई विडाल टेस्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि टाइफाइड जो है वो किससे कंफर्म होता है, टाइफाइड फीवर किससे कंफर्म होता है? विडाल टेस्ट से होता है, ठीक है। जिन लोगों को भी अगर इतनी बिल्कुल कॉमन सी जानकारियां थी ना, उनको जैसे जो अभी अभी बीता है कोविड पीरियड, उस वक्त बहुत हेल्प मिली है, ठीक है, बहुत हेल्प मिली है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपने डॉक्टर खुद बन जाओ, ठीक है, लेकिन कम से कम जानकारी होनी चाहिए। एकदम ऐसे ना हो कि भाई सामने वाला जो बोल रहा है हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, उसने बोला लैब टेक्नीशियन ने आके कि आपका विडाल हुआ है, आपका सीबीसी हुआ है, आपका ये हुआ है, तो आप तो क्या होता है ये, अच्छा क्या पता नहीं, ऐसे रिएक्ट तो नहीं करो कम से कम, ठीक है। आपको पता हो कि हाँ विडाल हुआ है, अच्छा मतलब मेरा टाइफाइड नहीं निकला, अच्छा चलो बधाई, ऐसे रिएक्ट करोगे आप लोग, ठीक है, ऐसे रिएक्शंस आने चाहिए। देखो तो बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नेक्स्ट के ऊपर आ गए अपन, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी को छोड़ो, अब आ जाओ देखो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एक और बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसके नाम में ही है निमोनिया, मतलब निमोनिया का है। ये कौन सा बैक्टीरिया है? निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया, मतलब ये डिजीज भी कैसी है? बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। टाइफॉइड भी कैसी है? बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया भी कैसी है? बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया के बारे में देखें तो भाई किस बैक्टीरिया से होती है? तो होती है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से, एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया इन ह्यूमंस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया डिजीज को कॉज करने के लिए ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। जो किस तरह से इस इंफेक्शन को करवाते हैं, कैसे ये डिजीज को ये कॉज करवाते हैं। निमोनिया में क्या होता है? एल्वियोली में इंफेक्शन होता है, ठीक है, लंग्स की एल्वियोली में इंफेक्शन होता है। मतलब सुन के कितना सिवियर लग रहा है केस, कि आप सोचो कि जहां से पूरा बॉडी का गैसियस एक्सचेंज जो चल रहा है एल्वियोली में जाके होता है। लंग्स की एल्वियोली जो बिल्कुल उसका लास्ट पोर्शन है, ठीक है, वो
वहां पर एल्वियोली में अगर इन्फेक्शन हो जाए, इन गैशियस एक्सचेंज ही ना हो अगर प्रॉपर तरीके से, इंसान अगर प्रॉपर तरीके से उसको ऑक्सीजन ही ना मिले, तो फिर तो ये सिवियर केस में तो बहुत क्विकली डेथ को कॉज कर सकता है, क्योंकि एल्वियोली इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एल्वियोली इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एल्वियोली में गैशियस एक्सचेंज ना हो पाए, अगर उसी में इन्फेक्शन हो जाए, तो आप सोचो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा अगर पूरी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में, तो फिर क्या दिक्कत आएगी। हाँ, क्या दिक्कत आएगी बताओ, हर तरह की दिक्कतें आने शुरू हो जाएंगे फिर तो एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोली गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सिवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। इस इन्फेक्शन की वजह से वो एल्वियोली जिसके अंदर होना चाहिए था क्या, हवा, ताकि वो गैशियस एक्सचेंज करवाए, एयर फिल्ड सेक्स, उनको बोलते ही हैं एयर फिल्ड सेक्स, वो एयर फिल्ड होने की बजाय उसके अंदर भर के बैठ जाए फ्लूइड, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया है। तो ये इन्फेक्शन की वजह से एल्वियोली में जो है वो फ्लूइड भर जाता है, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं रेस्पायर करने में। ठीक है, द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। ठीक है, बहुत ज्यादा हेडेक होता है, कफ होता है, ठंड लगती है, ठीक है, फीवर आता है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं निमोनिया के। ठीक, और इसमें क्या होता है, धीरे धीरे करके एल्वियोलीज जो कि एयर फिल्ड सैक्स होने चाहिए, उनमें फ्लूइड भरने लग जाता है, और जब उनमें फ्लूइड भरने लग जाता है तो डेफिनेट सी बात है यार कि अगर फ्लूइड भर गया तो एयर की जगह कहाँ बची, अगर एयर ही नहीं बची, वहां पर एयर का स्पेस ही नहीं बचा, ठीक है, तो फिर गैशियस एक्सचेंज कहाँ होगा, गैशियस एक्सचेंज नहीं होगा तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपर, आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी बाहर प्रॉपर। ठीक है, और आप सोचो कि अगर आपके सांस लेने में ही तकलीफ हो गई, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में ही तकलीफ हो गई, तो फिर तो दिक्कत बढ़नी ही बढ़नी है, राइट। इसके बाद बताओ इस दिक्कत का क्या इतना आसानी से प्रॉब्लम इसको सॉल्व किया जा सकता है क्या? देखेंगे भाई, ये इन्फेक्शन जो होगा इसकी एक और काफ़ी सिंसियर सी और काफ़ी गंभीर सी बात है। पता है, ये जो इन्फेक्शन होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से, इस इन्फेक्शन में अगर जब बहुत ज़्यादा अगर सिवियर केसेस होंगे ना, बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन फैल जाए, जब अर्ली अगर इसका डिटेक्शन ना हो, अर्ली अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट ना हो, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सिवियर केसेस होंगे, उन केस में देखो एक बहुत ही सिंसियर सी इसकी बात है कि जो सिम्टम्स कैसे मिलेंगे कि बहुत सिवियर इन्फेक्शन हो चुका है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो निमोनिया का फैल चुका है। क्या होगा, लिप्स और फिंगर नेल्स जो होंगे वो बिल्कुल ग्रे टू ब्लूइश इन कलर अपीयर होने लग जाएंगे। ठीक है, उनका जो कलर होगा वो बिल्कुल ग्रे से ब्लूइश की तरफ टर्न होता हुआ होगा, एकदम ब्लूइश की तरफ टर्न करेगा। ठीक है, ये एक सिम्टम देखने को मिलेगा कि भाई निमोनिया का इन्फेक्शन जो है वो बहुत, जैसे कि आपको पता होगा जॉन्डिस का इन्फेक्शन जो होता है वो आपको दिखने लग जाता है कि हाँ भाई ब्लू येलोइश सी पूरी आंखें होने लगती हैं। ठीक है, वो जो येलोइश अपीयरेंस होता है वो इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन फैल रहा है जॉन्डिस का। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम निमोनिया की बात करें तो ये जो ब्लूइश अपीयरेंस आएगा कि ठीक है फिंगर नेल्स का और लिप्स का, इससे पता चलेगा कि भाई निमोनिया का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल रहा है। क्यों? क्योंकि आप समझो कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो है वो कमी होने लगेगी, जो गैशियस एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर कम होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा हो जाएगा, और इसी वजह से सारी चीजें कैसे दिखेंगी, ब्लूइश नजर आएंगी। अब इसके सिवियर केस में देखो क्या होता है कि हेल्दी पर्सन को ये इन्फेक्शन कैसे होता है, अगर उसके आसपास कहीं से उसने ड्रॉपलेट्स को या ऐसे कुछ एरोजोल्स, मतलब एयर में मिक्स्ड अगर वो फ्लूइड है, ठीक है, उनको अगर कहीं से भी इनहेल कर लिया, इन्फेक्शन वाले को, ठीक है, अगर उनको इनहेल कर लिया किसी भी, अब वो इनहेल करेगा कैसे, मान लो यहाँ पर कोई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से कोई निमोनिया वाला कोई पेशेंट था, वो यहाँ पर था, ठीक है, उसने यहाँ पर अपने कुछ भी अगर छींका या कुछ भी किया, उसने वो ड्रॉपलेट्स को रिलीज किया, और कोई दूसरा पर्सन जो कि हेल्दी पर्सन था उसने उन ड्रॉपलेट्स को क्या कर लिया, इनहेल कर लिया। ठीक है, उन ड्रॉपलेट्स को, उन एरोजोल्स को क्या कर लिया, इनहेल कर लिया, इन्फेक्शन उससे पहुंच जाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन उससे पहुंच जाएगा। या फिर अगर उसने सेम ग्लास को शेयर किया तो भाई ग्लास को शेयर करते वक्त ऑब्वियस सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ सलाइवा उस पर रहा होगा, और सेम ग्लास से अगर दूसरे इंसान ने पानी पी लिया तो उसका सलाइवा उसमें जाएगा, और सलाइवा की वजह से फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। यूटेंसिल्स में भी सेम चीज होती है कि भाई आप खाते हो तो सलाइवा का या चीजों का थोड़ा बहुत जो है वो पोर्शन वहां पर होने के चांसेस होते हैं, और अगर वो शेयर हो गया किसी हेल्दी पर्सन से, इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में, तो उसमें भी इन्फेक्शन फैल जाएगा, उसमें भी इन्फेक्शन फैल जाएगा। ठीक है, तो इतनी तरह से इसका इन्फेक्शन जो है वो फैलता है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मतलब निमोनिया का इन्फेक्शन अगर हो चुका है तो।
ठीक। देन डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, ये सारे कुछ ऐसे अदर बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में होते हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस में हमने दो देख लिए हैं। एक हमने पढ़ा अबाउट द साल्मोनेला टाइफी जो कॉज करती है टाइफॉइड को, और दूसरा हमने पढ़ा अबाउट द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कॉज करता है निमोनिया को। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी इज द रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया फॉर टाइफॉइड फीवर। और टाइफाइड के बारे में हमने जानी एक और फैक्ट कि यहाँ पर एक लेडी थी जो कि उनके प्रोफेशन से क्या थी, कुक थी, जिन्हें एक निकनेम दे दिया गया। ठीक है, मैरी मैलन वैसे उनका नाम था, लेकिन निकनेम दे दिया गया क्या, टाइफॉइड मैरी। क्यों? क्योंकि उनके वजह से, ठीक है, उनके बनाए हुए खाने से काफी सालों तक लोगों में टाइफाइड जो है वो फैलता रहा। ठीक है, डिजीज जो है वो स्प्रेड होती रही। अब दूसरा हमने बैक्टीरियल डिजीज देखा, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होने वाली डिजीज निमोनिया, जिसके अंदर क्या इन्फेक्टेड होता है। अच्छा, टाइफाइड फीवर में क्या देखा था हमने, कहां जाके ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, उसको अफेक्ट करते हैं। और अगर बहुत ज्यादा सिवियर केसेस होंगे तो इंटेस्टाइन कैसा हो जाएगा, पूरा परफोरेटेड हो जाएगा, पूरा ऐसा छिद्रनुमा हो जाएगा, बहुत सारे उसमें छेदे हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर अपन आ गए किसके ऊपर, दूसरे टाइप ऑफ डिजीज के ऊपर, बैक्टीरियल डिजीज जो की थी कौन सी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये कहां होती है, ये होती है लंग्स के एल्वियोली में। अब एल्वियोली कितनी इंपॉर्टेंट रीजन है लंग्स की, जहां पर पूरा का पूरा गैसियस एक्सचेंज होता है। अगर वो जो कि जिसे क्या कहा जाता है, एयर फिल्ड सैक्स जो होने चाहिए, लेकिन अगर वो एयर फिल्ड ना रह के अगर इन्फेक्शन की वजह से उनमें फ्लूइड फिल होने लग जाए तो एयर की जगह तो बची नहीं। हाँ, एयर की जगह तो बची नहीं, और अगर एयर फिल्ड अगर वो नहीं होंगे तो फिर वहां पर गैसियस एक्सचेंज जो है वो जैसे जैसे वो कंप्लीटली फिल होते गए वैसे वैसे गैसियस एक्सचेंज बंद होता जाएगा। धीरे धीरे करके गैसियस एक्सचेंज कम होते होते पूरा खत्म होने के चांसेस पे जाएगा। तो अगर कम होने वाले केस में ही जैसे जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में बढ़ेगा, गैसियस एक्सचेंज नहीं हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिला, तो डीऑक्सीजनेटेड बढ़ेगा, मतलब अपीयरेंस कैसा आने लगेगा, ब्लूइश आने लगेगा। अगर वहां पर इन सारे सिम्टम से ही उसको नहीं समझ के ट्रीट नहीं किया गया, अर्ली ट्रीटमेंट अगर नहीं मिला, तो इस केस में बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं डेथ होने के। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यार गैसियस एक्सचेंज इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वही नहीं हुई तो फिर कैसे जिएगा इंसान। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिली तो कैसे जिएगा इंसान। ठीक है, तो ये कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस हमने देखी। ठीक, कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस हमने देखी। यहाँ पर दूसरी बैक्टीरियल डिजीजेस में हमें क्या दिखाया गया है, डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थेरिया। ठीक है, तो मतलब आप इन टोटल अगर आप देखोगे तो अभी आपने कितनी बैक्टीरियल डिजीजेस को देखा, दो आपने इन डिटेल पढ़ी है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और उसके बाद आपने यहाँ जो देखी है वो अब आपको देखनी है कौन सी। ठीक है, और तीन हमने देखी थी डिप्थेरिया। ठीक है, तीन हमने देखी थी डिप्थेरिया, प्लेग एंड डिसेंट्री। ठीक है, तो इन टोटल आपने 5 बैक्टीरियल डिजीज देख ली है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वायरल डिजीजेस जो कि वायरस से होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, अब स्टार्ट करना है हमें वायरल डिजीजेस के बारे में। वायरल डिजीजेस में हम देख लेते हैं भाई, कई सारी वायरल डिजीजेस होती हैं, जिनमें से सबसे पहली अगर हम बात करें ना, बहुत आसानी से हो जाने वाली। ठीक है, बहुत आसानी से, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो बहुत सारा ठंडा ठंडा खाते ही रहते हैं। जब मर्जी किया आइसक्रीम, जब मर्जी किया कोल्ड ड्रिंक्स, जब मर्जी किया बर्फ का पानी। ठीक है, तो ये ठंडी ठंडी चीजें हम लोग खाते रहते हैं और हमें हो जाता है क्या, ठंडा ठंडा, क्या हो जाता है, कॉमन कोल्ड। ठीक, ये कॉमन कोल्ड क्या है भाई, ये जो बिल्कुल आम सर्दी खांसी जुकाम, ये चीज जो हमें इतनी नॉर्मल लगती है। ठीक है, इसीलिए उसका नाम ही रख दिया गया है भाई, कॉमन कोल्ड है ये। ठीक, और इतनी नॉर्मल चीज का भी अगर हमें बायोलॉजी स्टूडेंट होकर पता ना हो कि ये कैसे होती है तो ये तो बड़ी बुरी बात है। ठीक है ना, तो पता कर लेते हैं आज कि ये जो कॉमन कोल्ड है, जो कि हर कभी हो जाता है, ये कॉमन कोल्ड होता है रेनो वायरस से। ठीक है, रेनो या राइनो वायरस से ये कॉमन कोल्ड होता है। इसका मतलब ये क्या है, ये भी एक वायरल डिजीज है। ठीक है, ये भी क्या है, एक वायरल डिजीज है। ये होती है राइनो वायरस से, कॉमन कोल्ड से हम कहते हैं, और इसके सिम्टम्स आप सबको पता ही हैं, कफिंग, स्नीजिंग, ठीक है, रनिंग नोज, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। चलो पढ़ लेते हैं कुछ वायरल डिजीजेस के बारे में। ठीक, वायरल डिजीजेस के बारे में उतना ज्यादा यहां इस सेक्शन में आपको नहीं मिलेगा। ठीक, यहां पर आपको वायरल डिजीजेस के बारे में उतना बहुत सारा बिल्कुल ढेर भर के वायरल डिजीजेस नहीं मिलेंगी। मोस्टली जो फोकस जाएगा ना वो जाएगा पैथोजन वाली पे। ठीक, चलो देखते हैं वायरल डिजीजेस के कंटेंट में अपने पास क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है।
समझो, ज्यादातर वायरल डिजीजेस, ठीक है, ज्यादातर जो वायरसेस होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करते ही हैं। ठीक, अब ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि ज्यादातर वायरसेस, ऑलमोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ वायरसेस जो है वो ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई वो अकेले तो जी सकते नहीं, हमारे ऊपर ही आके वो क्या करते हैं, हाईजैक करके हमारी सेल्स को, तभी उनका जीवन स्टार्ट होता है। उनकी लिविंग लाइफ जो है वो हमारी सेल्स को हैक करने के बाद ही स्टार्ट होती है, इतना तो हमें पता ही है। ठीक, अब ये जो वायरसेस हैं ये ह्यूमन बींग्स में आकर जब अपनी अपनी चलाने लग जाएं, राइट, हाईजैक करने का मतलब क्या होता है? अगर किसी ने किसी प्लेन को हाईजैक किया है तो क्या वो बैठ जाएगा सीट पे जाके कि हाँ ठीक है भाई तुम्हें जो करना था करो, हमने तो बस हाईजैक कर लिया? ऐसा थोड़ी होता है। अगर उसने हाईजैक किया है मतलब वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई आप जहां जा रहे थे वहां नहीं जाओगे, ठीक है, आप इसको लैंड करवा दो यहाँ पे ले जाके, और फिर हम करेंगे, हमारी डिमांड्स रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, धमकी देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सिमिलरली मैं हाईजैक वर्ड यूज कर रही हूं कि वायरसेस क्या करते हैं, हमारी सेल को हाईजैक करते हैं, क्योंकि उनके पास खुद की सेल नहीं है। ठीक, हमारी सेल को हाईजैक करते हैं और उसके बाद जो फंक्शन हमारी सेल परफॉर्म कर रही थी उस फंक्शन में इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग को नहीं होने देते हैं। ठीक, ये कहानी है किसकी, वायरसेस की। अब देख लेते हैं जरा कि भाई ज्यादातर वायरसेस अगर डिजीज कॉज कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो हमें वायरल डिजीज होती है राइनो वायरस, ठीक है, कॉमन कफ एंड कोल्ड, ये इससे होता है। ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे ग्रुप ऑफ वायरसेस को, ठीक है, ये सिर्फ एक सिंगल एक वायरस का नहीं नाम है, इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ वायरसेस। ठीक है, काफी तरह के वायरसेस इसके अंदर आते हैं और ये करते हैं क्या, सबसे ज्यादा इंफेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स को कॉज करते हैं, विच इज कॉमन कोल्ड। ठीक, अगर घर में किसी एक को कोल्ड हो गया ना तो बहुत मुश्किल होता है बचाना घर के बाकी फैमिली मेंबर्स को। क्यों? क्योंकि यार कोई स्नीज कर रहा है तो वो कितना सारा ड्रॉपलेट्स आसपास फैला देता है और उन ड्रॉपलेट्स का तुरंत ही किसी दूसरे के, ठीक है, इनहेल कर लेने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक, और क्या क्या होता है भाई, और होता है कि अगर हैंकरचीफ्स, ठीक है, हैंकरचीफ्स अगर किसी के कांटेक्ट में आ गए तब भी ये फैल जाता है। ठीक, तो ऐसे डिजीजेस जिनके आसपास रहने वाले लोगों में फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो अपनी इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी फैला लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे डिजीज की जब हम बात कर रहे हैं कि भाई जो अगर किसी एक को घर में हो जाए तो बाकी सबको भी बहुत अगर ध्यान रखते हैं, ठीक है, अगर सारे प्रिकॉशंस लेते हैं तो नहीं भी होता है, लेकिन होने के चांसेस अगर हम कंपैरेटिवली पढ़ें तो बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। अब हम बात अगर करें कि ये क्या क्या इन्फेक्ट करते हैं, तो ये इन्फेक्ट करते हैं हमारी नोज को, हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को, नेजल पैसेज को, ठीक है, लेकिन लंग्स को ये इन्फेक्ट नहीं करते। ठीक है, लंग्स पे इसका फर्क नहीं पड़ता, इसका फर्क पड़ता है हमारे नेजल पैसेज पे, हमारी नोज पे। ठीक है, तो हमारी नोज, नेजल पैसेज मतलब रेस्पिरेटरी पैसेज को ये अफेक्ट करते हैं, लंग्स को नहीं। ठीक है, तो इसलिए इतना ज्यादा भी इसका कोई सिवियर वो बात नहीं है कि भाई लंग्स या एल्वियोली तक नहीं पहुंच रहा है ये इन्फेक्शन, ये आपके नेजल पैसेज तक पहुंच रहा है, जिसको आप क्या कर सकते हो, अगर प्रिकॉशंस ले सकते हो, ठीक है, होम रेमेडीज कर सकते हो, नेचुरल मेथड से क्योर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे इसके क्योर्स भी अवेलेबल है, प्रिवेंटिव मेजर्स भी अवेलेबल है। देन ये जो कॉमन कोल्ड है ये जो कॉमन कोल्ड है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस, कफ, हेडेक, tiredness etc which usually last for 3 to 7 days। ठीक है, जो लगभग 3 से 7 दिन चलती है। बिगिनिंग का फर्स्ट और सेकंड डे अगर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है निकालना, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा रनी नोज होती है, इतनी ज्यादा हैवीनेस फील होती है ओवर द हेड, इतना ज्यादा हेडेक होता है कि इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसा लगता है कि हम कुछ फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, हमारा माइंड उतना एक्टिव नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके माइंड को अफेक्ट कर रहा है, बात ये होती है कि क्योंकि आपका नेजल पैसेज अफेक्ट हो रहा है ना बेटा, अगर आपका नेजल पैसेज ही ब्लॉक्ड होगा तो आप प्रॉपर्ली क्या नहीं कर पाओगे, इनहेल नहीं कर पाओगे। आप प्रॉपर इनहेल नहीं करोगे तो आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो उसकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो ब्रेन में जाके इन्फेक्शन कर रहा है, बस नेजल पैसेज में कर रहा है, लेकिन नेजल पैसेज से अगर आपने इनहेल नहीं किया, अगर आपको ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिली तो ब्रेन की फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है एडवर्सली। देन अब हम बात कर रहे हैं क्या कि ये जो इसके सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, ठीक है, सोर थ्रोट, होर्सनेस, ये सब कैसे आता है। देखो, अगर हमारा जो नेजल पैसेज है ना, यहां आके आपका फेरिंग्स और लैरिंग्स वाली वो जो पूरी कॉमन ओपनिंग है, ठीक है, अगर नेजल पैसेज अफेक्ट हुआ है तो आपके थ्रोट पर भी फर्क पड़ेगा, डेफिनेट बात है। तो बस थ्रोट पर आ जाता है इसका इफेक्ट,
और साथ ही अगर हम बात करें तो हेडेक होता है बहुत ज्यादा, उसका रीजन भी क्या है, उसका रीजन भी यही है, ठीक है। हेडेक और जो हैवीनेस फील होती है, जो माइंड इनएक्टिव सा लगता है कि मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है, मुझे सुबह किसी ने कुछ कहा था पर मैं तो ऐसा खोया हुआ सा फील कर रहा हूं कि मुझे तो याद ही नहीं है कि सुबह मुझे किसी ने कहा था कि आज बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। तो ये सारी जो चीजें आपके साथ होती हैं, ये सब क्यों होता है? ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, नेजल पैसेज ब्लॉक्ड है, ठीक, ये सारी चीजें हैं। अब देखेंगे कि इसका ड्यूरेशन 3 to 7 डेज चल रहा है। 3 to 7 डेज में बिगिनिंग के 1 से 2 दिन 3 दिन ये बहुत ज्यादा बिल्कुल अपने पीक पर होता है इन्फेक्शन। अब धीरे धीरे फिर जब आप इसके प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे जब आपकी बॉडी उसके लिए क्या करना स्टार्ट कर देती है, फाइट करना, तो बिगिनिंग से स्टार्ट कर देती है, पर वो फाइट में धीरे 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 फिर वो उसको क्या करती है, पहले तो वो डोमिनेट कर रहा होता है, ठीक है, पहले तो वो वायरस डोमिनेट कर रहा होता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, बहुत तेजी से क्या करता है, अपना इफेक्ट दिखाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हमारी बॉडी उस पर डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती है ना, तो उसका इफेक्ट धीरे 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 करके कम होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो अब जब उसका इफेक्ट, ये सारी जो मैं चीजें कह रही हूं ना, बॉडी और उसके बीच फाइट, ये सब आपको पढ़ना है इसी चैप्टर में, है ना। इसके बाद वाले कुछ टॉपिक्स आपके जो आ रहे हैं वो यही है, इम्यूनिटी, कैसे हमारी बॉडी इन सारी चीजों से फाइट करती है, क्या चीजें हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्या है वो इम्यून सिस्टम हमारा जो हमें हेल्प करता है इस तरह की सारी डिजीजेस से बचा के रखने में, कैसे वो इन सब के साथ फाइट करता है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। अभी तो हम बात कर लेते हैं कि भाई धीरे धीरे ओवर 2 to 3 डेज हमारी बॉडी इसके ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती है, और उसके बाद फिर इसका इफेक्ट हमें कम 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 होता हुआ नजर आता है, और धीरे 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 करके पहले वो जो पूरा नेजल पैसेज आपका ब्लॉक्ड आपको फील हो रहा था, फिर वो धीरे धीरे कम होगा, फिर वो धीरे धीरे कफ में कन्वर्ट होगा, फिर वो धीरे 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 करके बॉडी से रिलीज हो जाएगा और आपको रिलीफ भी मिल जाएगा, है ना। तो 3 to 7 डेज का इसका साइकिल चलता है, और इसके इस 3 to 7 डेज के इंटरवल में, ठीक है, आपको अगर बीच में कॉमन कोल्ड के लिए जितने भी मेडिसिन वगैरह लिए जाते हैं क्विक रिलीफ के लिए, ठीक, तो अगर वो क्विक रिलीफ वाली कहानी के बारे में मैं यहाँ पर आपको नहीं मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट दे रही हूं कि आप ऐसा करें या ना करें, ठीक है, इट इज टोटली अप टू योर कंडीशन कि आप जैसा भी कंसल्ट करेंगे तो डॉक्टर के साथ, ठीक। बट अगर इन सारी कंडीशंस में ये जो 3 to 7 डेज स्पेशली कॉमन कोल्ड वाला केस है, ठीक है, सिर्फ कॉमन कोल्ड वाला केस है, और अगर उस केस में आप इसके प्रिकॉशंस पूरे ले लेते हो, ठीक है, अगर आप ठंडी चीजों से बच जाते हो, अगर आप बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हो, अगर आप बहुत ज्यादा ठंडी जगहों पर नहीं जाते हो, अगर आप मतलब प्रिकॉशंस पूरे मेंटेन करके रख सकते हो, बॉडी को जो इन्वायरमेंट सूटेबल है वो दे सकते हो, अगर आप हेल्थ को मेंटेन करोगे, हाइजीन को मेंटेन करोगे, अपना फूड हैबिट को मेंटेन कर लोगे, तो भी आप इससे इजीली, आपकी बॉडी वैसे ही इसके साथ फाइट करके आपको क्योर प्रोवाइड कर देगी। जरूरी नहीं होता है बिल्कुल जो एक सिर्फ अगर कॉमन कोल्ड हो रहा है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेडिकेशन या बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है ना। चलो अब देख लेते हैं भाई, ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इनहेल्ड डायरेक्टली, ये मैंने आपको बता दिया है ना, कि जो भी ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं, जो भी कफ और स्नीजिंग से होते हैं, वो सब अगर किसी ने डायरेक्टली इनहेल कर लिए तो उसे भी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि भाई वो इन्फेक्शन का ही पार्ट है, ठीक है, इन्फेक्शियस पार्ट है, तो वो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से भी फैल जाता है। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि हैंकरचीफ से फैल जाएगा, ठीक है, किसी का अगर टॉवल है उससे फैल जाएगा, कॉमन अगर आपने यूज कर लिया, या फिर आपने किसी के कॉमन यूटेंसिल्स को यूज कर लिया, किसी ने अगर किसी कप से कॉफी पिया है और आपने भी उसी कप से कॉफी पी लिया, तो सलाइवा के थ्रू हो सकता है कि वहां पर ट्रांसमिट हो जाए इन्फेक्शन, ठीक है, ये सारे चांसेस हैं। पेन अगर आपने यूज कर लिया, क्योंकि क्या है कि अगर हम यहाँ पर पेन यूज करें कुछ कभी ना कभी तो डेफिनेट होगा ही कि जिसको अगर कॉमन कोल्ड है तो वो वहां पर स्नीज करेगा, अगर उसने वहां पर स्नीज किया तो उसके ड्रॉपलेट वहां पर जाएंगे और वो पहुंच जाएंगे आप तक, ठीक है। तो पेन्स, बुक्स, कप्स, ठीक है, डोरनॉब्स, ठीक है, दरवाजे जो हम खोलते हैं, टच करते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड्स को, माउस को हम टच करते हैं, इन सब से भी हेल्दी पर्सन के अंदर इन्फेक्शन जो है वो पहुंच सकता है ना। तो ये सारे क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस इन्फेक्शन, विच इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड होता है किससे, राइनोवायरस, क्या है ये ग्रुप ऑफ वायरसेस है जो कि बहुत सारे डिजीजेस को कॉज करते हैं, स्पेशली जाने जाते हैं किसके लिए, कॉमन कोल्ड के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैंने आपसे कहा था कि बहुत बढ़िया तरीके से फोकस आने वाला है प्रोटोजोआंस के ऊपर, ठीक है, प्रोटोजोआंस के ऊपर। तो देखो शुरू हो गई है कहानी प्रोटोजोआंस की।
शुरू हो गई है कहानी प्रोटोजोआंस की। अब हमें पढ़नी है वो ह्यूमन डिजीजेस, ठीक है, जो होती हैं हमें प्रोटोजोआंस से। किससे होती हैं? प्रोटोजोआंस से होती हैं। सी, तो सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआंस टू। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया, अ डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मेनी इयर्स। मलेरिया वो डिजीज है जिससे लोग काफी सालों से लड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले इससे बहुत ही ज्यादा, एक बार चलो पढ़ लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, ये वो डिजीज है जिससे हम काफी सालों से लड़ते आ रहे हैं, ठीक है, काफी टाइम से ये हमें परेशान कर रही है, हमें नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। होती कैसे है ये होती है प्लाज्मोडियम, एक टाइनी प्रोटोजोआन है, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक टाइनी सा प्रोटोजोआन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज, जो इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इस डिजीज को फैलाता है, करवाता है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की वजह से राइनो वायरस में भी ग्रुप ऑफ वायरसेस इंक्लूडेड थे। सिमिलरली अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की, तो ये भी एक छोटा सा बिल्कुल छोटू सा प्रोटोजोआन है और इसकी भी बहुत सारी स्पीशीज है, ठीक है, इसकी भी बहुत सारी स्पीशीज है। जैसे कि प्लाज्मोडियम में वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज है इसकी। जीनस प्लाज्मोडियम है और स्पीशीज बहुत सारी है इसकी। तो प्लाज्मोडियम जीनस वाले की हम बात कर रहे हैं जिसकी बहुत सारी स्पीशीज है। ये वो प्रोटोजोआन ग्रुप है जो कि क्या करता है? मलेरिया को फैलाता है, ठीक है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया, और बहुत तरह के मलेरिया ये फैलाता है। अलग अलग तरह की स्पीशीज वाला प्लाज्मोडियम अलग अलग तरह का मलेरिया फैलाता है। अब जैसे अगर हम बात करें कि मैलिग्नेंट मलेरिया क्या होता है, तो इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है। एक टाइप ऑफ मलेरियम क्या मिल गया आपको? ये मैलिग्नेंट, ठीक है, मैलिग्नेंट मलेरिया मिल गया आपको। एक कौन सा होता है? ये किससे होता है? ये होता है फेल्सीपेरम से, ये होता है फेल्सीपेरम से। सी, यहां पर देखा हमने प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया, फेल्सीपेरम, तो ये होता है किससे? फेल्सीपेरम से, जो कि बहुत ही सीरियस डिजीज है और इससे डेथ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही क्योर हो जाएगी अपने आप, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी, बॉडी लड़ लेगी इससे। अगर ये बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन में फैल गया ना ये इन्फेक्शन, तो इससे डेथ भी हो सकती है। इट कैन बी फेटल ऑल्सो, ठीक। अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सी, लेट अस टेक अ ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्लाज्मोडियम जो कि क्या है, इस डिजीज को फैला रहा है, ठीक है, वो कैसे इस डिजीज की, इसकी पूरी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, ये कैसे ग्रो करता है और क्या इसकी पूरी साइकिल की स्टेजेस हैं। सी, सबसे पहले तो ये प्लाज्मोडियम जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करेगा, प्लाज्मोडियम जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, स्पोरोजोइट के फॉर्म में, जो उसका सबसे इन्फेक्शियस फॉर्म है। स्पोरोजोइट क्या है? इसका इन्फेक्शियस फॉर्म है, जिस फॉर्म में वो इन्फेक्शन को कैरी करता है, इन्फेक्शन को फैलाता है, ठीक है। तो स्पोरोजोइट फॉर्म कौन सा हो गया? उसका इन्फेक्शियस फॉर्म हो गया, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर करता है स्पोरोजोइट फॉर्म में, जो उसका इन्फेक्शियस फॉर्म है। उसके बाद फिर क्या होता है? थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। अब ये हमारी बॉडी में पहुंचता कैसा है? देखो, प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में पहुंचता कैसे है? एक वेक्टर के वेक्टर कौन सा है? वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है लेके जाने वाला, लेके आने वाला, घुमाने वाला, ठीक है, ट्रांसफर करवाने वाला, ट्रैवल करवाने वाला, रैपिडो, ठीक है। कौन है यहाँ पर ये वेक्टर? ये है मॉस्किटो, ठीक है। वेक्टर कौन है यहाँ पर? मॉस्किटो, ठीक। चलो भाई, देखो ये कौन है यहाँ पर? इसके लिए एक वेक्टर का काम कर रहा है, मतलब ये इसे लेके जाता है और क्या करता है? एक रैपिडो की तरह वर्क करता है। जैसे हम बुक करते हैं रैपिडो, ये बुक कर रखी है किसने? प्लाज्मोडियम ने। प्लाज्मोडियम की रैपिडो कौन? मॉस्किटो, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या करता है? मॉस्किटो के ऊपर बैठ के चल मेरे हाथी, चल मेरे हाथी करके पहुंच जाता है हम तक और फैला देता है इन्फेक्शन को, ठीक। अब इस मॉस्किटो की अगर मैं बात करूं, तो ये स्पेसिफिक केस है किसका? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो का, सारे नहीं, ठीक है। स्पेसिफिक केस है किसका? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो का, ठीक है। अरे यार, रेड क्यों हो जाते हो लाल देवी? देखो, तो जब भी आपकी बॉडी में अगर आपको बाहर से आके फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो ने काट लिया,
तो मतलब अगर उसके पेट में बैठे होंगे स्पोरोजोइट्स, ठीक है, जो कि क्या है, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस फॉर्म है, अगर उसके पेट में बैठे होंगे तो आप तक पहुंच जाएंगे और आपको हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, पता था इतना हमें पहले से भी, इतना तो मतलब बिल्कुल बेसिक सा मैम पहले से ही पता था, पर मैं क्यों ऐसा एज्यूम कर लूं कि आपको पहले से पता था। ठीक है, मैं तो आपको प्रॉपर ही बताऊंगी, आराम से बताऊंगी। ठीक है, एक फीमेल मॉस्क्यूटो, कौन सी वाली, एनोफिल्स मॉस्क्यूटो, अगर अपने पेट में इंफेक्शन को लेकर आई है, अगर अपने पेट में भर के लेके आई है स्पोरोजोइट्स को, जो कि प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शियस फॉर्म है, और अगर उसने आपको काट लिया तो हो सकता है आपको मलेरिया का इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये जो पैरासाइट होते हैं ये इनिशियली तो मल्टीप्लाई करते हैं विद इन द लिवर सेल। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं कहां पर, लिवर सेल्स में, और उसके बाद फिर अटैक करते हैं हमारी आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल्स को। ठीक है, और फिर बाद में जब धीरे धीरे इनका इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, ठीक है, जब आरबीसीज को अटैक करने के बाद जब वो अपना इफेक्ट दिखाने लग जाते हैं तो ये आरबीसीज को रप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। सी, रिजल्टिंग इन देयर रप्चर, मतलब बिगिन किया इन्होंने अपना इन्फेक्शन कहां से, लिवर सेल से। लिवर सेल से जब ये पहुंचे कहां पर, आरबीसीज में पहुंच गया इन्फेक्शन, और आरबीसीज में पहुंचने के बाद इन्होंने उन अपनी रेड ब्लड सेल को, जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, उन्हें रप्चर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये होता है मलेरिया के इन्फेक्शन में, ये होता है मलेरिया के इन्फेक्शन में। ठीक है, अब ये जो रप्चर की हुई आरबीसीज है, द रप्चर ऑफ आरबीसीज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ अ टॉक्सिन सब्सटेंस, इस रप्चर्ड आरबीसी से एक टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज होगा व्हिच इज हेमोजोइन। ठीक है, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा ये है हेमोजोइन, व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिअकरिंग एवरी 3 to 4 days। इसकी वजह से आपको लगेगी ठंड, आपको आएगा बुखार, और ये बार बार रिपीटेड साइकिल्स में आएगा 3 to 4 days के साइकिल में। अब ऐसा क्यों कि 3 to 4 days के साइकिल में आएगा? हाँ, रोज रोज आने में इसको आलस आता है क्या, या फिर रोज रोज इसको रैपिडो नहीं मिलती? बार बार थोड़ी रैपिडो चाहिए उसे, एक बार इन्फेक्शन आ गया आपकी बॉडी में एक बार, उसके बाद तो फिर वो मल्टीप्लाई करेगा ना। अब मल्टीप्लाई करेगा तो उसके लिए चाहिए, सबकी एक अलग अलग लाइफ साइकिल होती है। मल्टीप्लाई करने की, एक ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म बनाने की जो पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है वो सबकी अलग अलग ड्यूरेशन की होती है। तो इसकी कितनी ड्यूरेशन की है? सी, व्हेन अ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जब ये फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो ने बाइट किया तो ये पैरासाइट उसके पेट में चले गए, और फिर जब उसने किसी हेल्दी पर्सन को फिर से बाइट किया जाके तो फिर वो उसके अंदर चले गए, उसकी बॉडी में, इसके पेट से, एनोफिल्स मॉस्किटो के पेट से हमारी बॉडी में आ गए। ठीक है, अब हमें हो गया क्या, इन्फेक्शन। अब ये जो पैरासाइट है ये मल्टीप्लाई करेगा हमारे अंदर, है ना, जिसे मलेरिया नहीं था उसके अंदर आके उसको काट लिया उसने। अब ये पैरासाइट हमारे अंदर मल्टीप्लाई करेगा, स्पोरोजोइट्स बनाएगा नए नए, है ना, मल्टीप्लाई करेगा, नए नए स्पोरोजोइट्स बनाएगा, और फिर उनको स्टोर करके रखेगा उनके सलाइवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, टू फॉर्म स्पोरोजोइट्स दैट आर स्टोर्ड इन देयर सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक, बात करते हैं हम इसकी साइकिल की। ठीक है, बात करते हैं हम इसकी साइकिल की कि जब ये मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो ये जो स्पोरोजोइट्स हमारे अंदर हमारी बॉडी में पहुंचते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा एक लाइफ साइकिल का जो इवेंट साइकिल है, पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल है, उस पूरी साइकिल को बिगिन कर देते हैं। मल्टीप्लाई करना है ना उनको, उन्हें अपना नंबर बढ़ाना है, रिप्रोडक्शन करना है, रिप्रोड्यूस करना है, पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल को अंडरगो करना है। अब उस साइकिल में क्या होगा, उस साइकिल का ड्यूरेशन क्या है, क्यों ये फीवर 3 से 4 दिन में ही बस रिपीटेड साइकिल्स में आता है, और कैसे ये फीवर आता है, किस वक्त आता है, रिप्रोडक्शन जब उनका स्टार्ट हो रहा है, जब वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं तब आता है, या मल्टीप्लाई करके जब बहुत सारे हो जाते हैं तब आता है? कब आता है, देखो। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट। ठीक है, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग निकल कर आएगी आपको, देखते हैं कैसा लगता है ये सुन के कि जो मलेरियल पैरासाइट है इसको 2 होस्ट चाहिए। ठीक है, ह्यूमन और मॉस्किटो, तब जाके इसकी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हुई। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल की जो मैं बात कर रही हूँ वो 2 होस्ट पे कंप्लीट हुई, एक तो ह्यूमन बीइंग और दूसरा वो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो उसने रैपिडो करी है ना। 2 लोगों की हेल्प से उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। एक तो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो कि क्या है, वेक्टर है, मतलब क्या है, इसका ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है। ठीक है, क्या है, वेक्टर या फिर ट्रांसमिटिंग एजेंट, जो उसे ट्रांसमिट करवाने वाला एजेंट, या फिर कह लो रैपिडो।
ठीक है, ट्रांसमिट करवाने वाला एजेंट, या फिर आप कह लो रैपिडो है उसका, कौन, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, और दूसरा कौन, ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर आके तो कंप्लीट करते ही हैं, वो रिप्रोड्यूस करते ही हैं। ठीक, साइकिल कौन सी कैरी करते हैं, साइकिल पे आ जाते हैं। देखो अगर हम बात करें, ठीक है, कहां से स्टार्ट करें, एक तो साइकिल में हमेशा मैं आपसे यही पूछती हूँ कि साइकिल शुरू कहां से करें, ये बताओ। साइकिल है वो तो कहीं से भी शुरू करेंगे, वापस आना हमें वहीं पर है। ठीक है, किसी भी फॉर्म से लाइफ के स्टार्ट करोगे तो वापस उस फॉर्म तक तो आओगे ही आओगे। कहां से स्टार्ट करें बताओ, कौन से वाली स्टेज से स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं हम उस स्टेज से जब ये किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट कर रहा है। ठीक है, ये कौन सा वाला है, when mosquito bites another man sporozoids are injected with bite। ठीक है, another man वाला है। और ये कौन सा है, फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गेमेटोसाइट्स विद ब्लड मील। ओके, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन होस्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर ध्यान देना, दो फेजेस हैं। एक है आपके पास ये वाली जिसमें आपको मिल रहा है क्या, ये डिवीजन जो यहाँ पर किया हुआ है, इसको दो फेज में यहाँ पर क्यों किया हुआ है, ये मॉस्किटो होस्ट है। ठीक है, यहाँ पर मॉस्किटो के अंदर जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस चली हैं वो हमें बताई गई हैं, और यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के अंदर जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस चली हैं वो बताई गई हैं। ठीक है, तो ये है कौन सा, मॉस्किटो का मॉस्किटो होस्ट। ठीक है, और ये है कौन सा, ह्यूमन होस्ट। ये दो होस्ट हैं जिनके बेसिस पर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होनी है। अब ह्यूमन होस्ट पे इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, पहले हम वहां आ रहे हैं। ठीक है, जब मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन को बाइट करता है, ठीक है, स्पोरोजोइड्स, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, उसकी बाइट से जब वो हमें काटता है तो उसका जो डंक हमें लगता है ना, उससे वो स्पोरोजोइड्स हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। हमारी बॉडी में उन स्पोरोजोइड्स को पहुंचाने के बाद फिर क्या होता है, सबसे पहले हमने देखा ना कि ये सबसे पहले अटैक करते हैं हमारे लिवर सेल पे। तो देखो लिवर के अंदर बता रहे हैं वो कि क्या होगा, कैसे वो कौन सी स्टेज तक पहुंचेंगे। तो ये जो पैरासाइट मतलब कि स्पोरोजोइड है ना, पैरासाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यार वो अपना फायदा ले रहे हैं, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लिए तो फायदेमंद चीज है भाई हमारे अंदर आना, लेकिन हमें तो भाई इतनी बड़ी डिजीज दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, हाँ कैसा मोड ऑफ इनका न्यूट्रिशन आप कहोगे आप पैरासिटिक, है ना, क्यों, क्योंकि इन्हें फायदा मिल रहा है हमें नहीं। ठीक, तो ये पैरासाइट जो है, जो कि स्पोरोजोइड फॉर्म में है, ठीक है, इन्फेक्शियस फॉर्म में है, ये लिवर में पहुंचे। कैसे पहुंचे लिवर तक, ब्लड से पहुंचे। कैसे पहुंचे लिवर तक, ब्लड से पहुंचे। अब ब्लड से पहुंच गए लिवर तक, लिवर में उन्होंने क्या किया, देखो, द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन लिवर सेल्स, bursting the cell and releasing into the blood। ठीक है, ये पैरासाइट जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा लिवर सेल के अंदर, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। देखो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा लिवर सेल के अंदर, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है कहां पर, लिवर सेल्स में। ठीक है, अब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस क्यों कर रहा है, देखो जरा यहां देखो, ये आया भाई ब्लड से लिवर तक। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया इन लिवर सेल के अंदर, और सेल को जो जिन सेल्स के अंदर रिप्रोड्यूस कर रहा है ना, उन सेल को फिर बस्ट कर दिया और फिर रिलीज कर दिया इस पूरा जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके उसने नए स्पोरोसाइट्स बनाए, उन सबको रिलीज कर दिया ब्लड सेल के अंदर। ठीक है, क्या कर दिया, इन्फेक्शन को रिलीज कर दिया ब्लड सेल के अंदर। अगर आप देख पा रहे हो तो देखो यहाँ पर बना के बताई हुई है आपको सेल्स, अगर आप देख पा रहे हो तो जरा ध्यान दो, यहाँ पर बना के बताई हुई है आपको सेल्स। ठीक है, ये लिवर सेल बना के बताई है, ठीक, उसके अंदर ये स्पोरोजोइड को बिठाया हुआ है, और ये देखो इसने रिप्रोड्यूस किया, बहुत सारे नंबर में इंक्रीज किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, और उसके बाद उसने इस सेल को बर्स्ट कर दिया, उस सेल के अंदर जिसके अंदर उसने रिप्रोडक्शन किया था उसे बर्स्ट कर दिया, और सारा का सारा जितना भी रिप्रोड्यूस करके उसने नए बहुत सारे स्पोरोजोइड्स बनाए हैं उन सबको ब्लड में रिलीज कर दिया। कहां हो रही है ये सारी की सारी एक्टिविटी, ये हो रही है लिवर सेल में। कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। उसके बाद क्या कहानी चली, उसके बाद अब ये जो पैरासाइट्स हैं, देखो मैं रीड करके बता रही हूं, वैसे तो आई थिंक कि ये विजिबल होगा। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल। अब वो रेड ब्लड सेल में पहुंच चुके है ना, पहुंच चुके हैं ना, रिलीज हो गए थे ब्लड सेल में, आरबीसी में पहुंच चुके हैं। आरबीसी में पहुंचने के बाद अब क्या होगा, आरबीसी में पहुंचने के बाद वो आरबीसीज को क्या करने लगेंगे, बर्स्ट करने लगेंगे, वहां जाके फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे। एसेक्सुअल मोड से ही कर रहे हैं, लिख लेते हैं इसे भी हम यहां पर। ठीक है, आरबीसी एसेक्सुअली पहले तो लिवर सेल में, फिर उसके बाद आरबीसीज में।
है ना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्योंकि अभी भी सेम है इसलिए मैंने उसी के जस्ट बाद लिख दिया। आरबीसीज में जाके भी उन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। उसके बाद क्या किया, पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल बर्स्टिंग द आरबीसी, यही पढ़ा था हमने अभी कि उसके अंदर रिप्रोड्यूस करके उसी को बर्स्ट कर देंगे, बर्स्टिंग द आरबीसी एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर, अदर सिम्टम्स आल्सो, रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसीज। ठीक है, एक बार जब वो रिप्रोड्यूस करके, ठीक है, आरबीसीज को रप्चर करेगा, वहां पर इंफेक्शन को फैलाएगा ब्लड में, ठीक है, तो फीवर आएगा। ठीक है, फीवर आएगा। फिर अगली बार अब जब फीवर आएगा तो बॉडी क्या करेगी, उन सबको मारेगी, उन सबसे फाइट करेगी। ठीक है, एक बार के लिए बॉडी ठीक कर लेगी अपने आप को। इतनी देर में वो जो इन्फेक्शन फैला था उसने दूसरी आरबीसी में एंटर कर लिया, दूसरी आरबीसी को इन्फेक्शन फैलाने की कोशिश उसकी स्टार्ट हो चुकी है। अब धीरे धीरे वो उस आरबीसी को फिर से रप्चर करने की कोशिश करेगा, फिर रप्चर कर देगा, फिर से आ जाएगा फीवर, फिर बॉडी उसके साथ लड़ना स्टार्ट करेगी, लेकिन तब तक तो जो इन्फेक्शन फैल चुका है वो दूसरी आरबीसी तक पहुंचने लग जाएगा। इस तरह से ये साइकिल चलेगी। ठीक है, कि जैसे ही ये रप्चर हुई, इससे इंफेक्शन फैला, स्पोरोजोइड्स फैले, दूसरी में चले गए, फिर उसको रप्चर कर दिया, फिर दूसरी में चले गए, फिर रप्चर कर दिया, बॉडी ने नहीं बनाई, उनमें चले गए। ठीक, ये साइकिल चलती रहेगी। अब इस साइकिल को ब्रेक कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहां देखो, ये लिवर सेल की कहानी थी, ये वाला जो साइकिल यहां देखा आपने ये लिवर सेल का था। अब ये वाला जो साइकिल आपने देखा ये किसका था, आरबीसीज का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दिखाया है आपको कि अब जब ये दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल मोड नहीं आएगा। सी, सेक्सुअल स्टेजेस मतलब गैमेटोसाइट्स डेवलप इन आरबीसीज। जब तक आरबीसी में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करके वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, इन्फेक्शन को फैला रहे हैं, साथ ही साथ वहां पर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वो बनाएंगे अपने गैमेटोसाइट्स। ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वो बनाएंगे अपने गैमेटोसाइट्स को, मतलब गैमीट सेल्स को। साइट्स का मतलब सेल होता है हमेशा, है ना, इन टर्म्स को तो हम समझ चुके हैं। साइट्स का मतलब हमेशा क्या होता है, सेल, मतलब गैमीट सेल्स। ठीक है, जर्म सेल से जो आपकी गैमीट सेल वाली कहानी चल रही है, गैमीट सेल बना ली उन्होंने, फीमेल गैमीट बना लिया, मेल गैमीट बना लिया। कहां पर, ये भी हुआ है आरबीसी में ही। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस आप इसे लिख लो यहां पर, क्योंकि इस टर्म से आप फेमिलियर हो चुके हो, है ना। गैमेटोजेनेसिस इन्होंने किया और बनाया किसको, मेल एंड फीमेल गैमीट को। मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट। ठीक, ये दोनों भी बनाएंगे, ये सेम कहानी चल रही है आरबीसी में ही। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, देखो यहां देखो, ये मेल और फीमेल गैमीट बन गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक, इसको देखो भाई, इसको एसेक्सुअल में मत काउंट कर लेना तुम लोग, लिख दूं मैं यहां, हाँ भरोसा नहीं है मुझे। देखो ये हुआ है सेक्सुअल, क्या हुआ इसको, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कहीं से कंबाइन हो रहा है बट ठीक है, चलो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल स्टार्ट हुई है यहाँ से। गैमीट्स बनना मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होना, फिर फ्यूज होंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक, अब ये गैमीट्स तो बन गए ना, ये गैमीट्स तो बन गए ना। अब ये गैमीट्स जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, मेल फीमेल गैमीट, ठीक है, अब ये मेल और फीमेल गैमीट जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनका क्या होगा, देखो इनका क्या होगा। सी, ये जो गैमेटोसाइट्स है आपके ब्लड में जो आरबीसीज में फैले हुए हैं, कहाँ है ये सब, आरबीसी में है ना, मेल एंड फीमेल गैमीट। तो जैसे ही फीमेल मॉस्किटो आपको काटेगी, ठीक है, आपको फीमेल मॉस्किटो काटेगी, आपकी बॉडी से ब्लड लेगी, है ना, वो काटेगी तो क्यों काटती है वो आपको, आपकी बॉडी से ब्लड सक करने के लिए। ब्लड जब वो आपकी बॉडी से लेगी, आरबीसीज को लेगी, तो उसके अंदर ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट पहुंच जाएंगे ना, ये मेल और फीमेल गैमेट उसके अंदर पहुंचेंगे या नहीं, पहुंच जाएंगे, है ना, पहुंच जाएंगे। अब जब उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट पहुंच गए, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, उस पर्सन को बाइट करने की बात कर रहे हैं जो पहले से मलेरिया से इन्फेक्टेड है। मतलब यहां मैं हूं और यहां मेरी क्या है, एक और चलो सिस्टर है, ठीक है, उसको मलेरिया हो रहा है। उसको जब किसी मॉस्किटो ने, फीमेल मॉस्किटो ने, एनोफिल्स मॉस्किटो ने काटा, ठीक है, अब क्योंकि उसको मलेरिया हो रहा था, उसकी आरबीसी में जो है वो मेल और फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट थे, तो बैक्टीरिया, मेल और फीमेल गैमीट्स जो थे प्रोटोजोआन्स, वो उस मॉस्किटो में पहुंच गए, है ना, उस मॉस्किटो में पहुंच गए।
मैं बैठी थी उसी के बगल में, वो मॉस्किटो आया, ठीक है, मुझे कोई मलेरिया नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, वो मॉस्किटो आई, उसने मुझे भी काट लिया, और मेरी आरबीसी जो कि अच्छी खासी थी, मेरा ब्लड सेल जो कि बढ़िया तरीके से बिल्कुल हेल्दी था, उसमें ये यहां पर मेल और फीमेल गैमीट जो है वो आके ट्रांसफर हो गए, ठीक है। अब जब ये ट्रांसफर हो गए तो क्या होगा, अब जब ये ट्रांसफर हो गए तो क्या होगा, यहां पर ये दोनों मेल और फीमेल गैमीट आके, ये दोनों फीमेल और मेल गैमीट आके क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा मॉस्किटो के पेट में पहले तो, ठीक है। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट क्या होगा, पहले तो मॉस्किटो के पेट में, जैसे ही उसने काटा, ठीक है, मेरी सिस्टर को काटा, ठीक है, उसने मेल फीमेल गैमीट ले लिया अपने अंदर, और मॉस्किटो के पेट में ही जो दोनों गैमीट्स थे वो फ्यूज हो गए, ठीक है, जैसे ही उसके अंदर आए फ्यूज हो गए, डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होके क्या होगा, गैमीट्स जब फ्यूज हो जाते हैं, डेवलपमेंट होके क्या होगा, डेवलपमेंट होके क्या होगा, नया इंडिविजुअल बनेगा, जाइगोट बनेगा, नया इंडिविजुअल बनेगा, बस नया इंडिविजुअल बना। अब यहाँ पर जो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस है, मतलब कि स्पोरोजोइड्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या थे, अभी गैमीट फॉर्म में थे, अब ये फ्यूज होके बन रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, गट से निकलकर, उसके पेट से निकलकर, मॉस्किटो के पेट से निकलकर कहां आ जाएंगे, उसकी सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे। इसीलिए वहां पर एक टर्म मेंशन था कि mature infection causing sporozoids stored in the salivary gland of female anopheles mosquito, ये टर्म, ये पूरा सेंटेंस वहां पर लिखा हुआ था, ध्यान दिया था आपने कि जो मेच्योर इन्फेक्शन कॉजिंग स्पोरोजोइड्स होते हैं वो कहां होते हैं, स्टोर होते हैं फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक, और लेकिन सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचे कहां से, उसके पेट से, ठीक। अब यहां पर पहुंच गए, उसके बाद फिर जब वो मॉस्किटो आके मुझे काटेगी, उसकी सलाइवरी ग्लैंड से वो वापस से स्पोरोजोइड मेरे अंदर पहुंच जाएंगे। तो मतलब आप ये समझो कि ये जो पूरी साइकिल, ठीक है, ये मेरा हाथ है और ये मेरी सिस्टर का, ऐसे समझ लो, ठीक है, ये मेरा है और ये मेरी सिस्टर का हाथ है, ठीक है, ये वो इंडिविजुअल है जिसको इन्फेक्शन नहीं है, है ना, और ये वो इंडिविजुअल है जिसको इन्फेक्शन है। अब आप समझो इस साइकिल को अपन खुद से एक बार पूरा बोले। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो भाई मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर बढ़िया तरीके से, मैं सोच रही हूँ कि स्टूडेंट्स को अब मैं क्या पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, और क्या लेकर आए स्टूडेंट्स के लिए, कौन सी सीरीज बनाए, ठीक है। और बगल में बैठी हुई है मेरी सिस्टर और वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो बीमार है तो वो तो रेस्ट स्टेज पे, उसे कोई काम तो करना नहीं है, उसको तो मलेरिया हो चुका है, ठीक है। वो बैठ के मुझे डिस्टर्ब कर रही है कि देखो ये वाली रील आई है, चलो ये वाला जोक पढ़ा के सुन के बता रही है, मुझे पढ़ा के बता रही है, ठीक, तो वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, बैठी हुई है बगल में। आ गई घूमते फिरते टें 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 करते हुए वो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, ठीक है, उसने मेरी सिस्टर जो कि मलेरिया से पहले से पीड़ित थी, जिसके अंदर क्या हो रहा था, मलेरिया से पीड़ित थी, इसका मतलब उसके अंदर क्या क्या उसकी बॉडी में स्टेजेस चल रही होंगी, उसकी बॉडी में ये चल रहा होगा कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा होगा, लिवर की जो सेल्स थी, ठीक है, उन लिवर सेल्स में ये स्पोरोजोइड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने आप को नंबर में इंक्रीज कर रहे थे, है ना, ये स्पोरोजोइड्स अपने आप को नंबर में इंक्रीज कर रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे लिवर की सेल्स में, फिर वहां से बर्स्ट होके रिलीज हो जा रहे थे ब्लड में, ठीक है। फिर जब ब्लड में पहुंचे तो वहां पर भी उन्होंने आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल में जाके फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, फिर वहां पर उन्होंने आरबीसी को रप्चर कर दिया और फैल गए वापस से, वहां पर पूरे इन्फेक्शन फैला दिया, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने किया वहां पर गैमीटोजेनेसिस भी, आरबीसीज में ही गैमीटोजेनेसिस, मतलब उन्होंने बनाया मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों को, ठीक। अब ये पूरी प्रोसेस उन्होंने क्या कर ली, ब्लड सेल में, आरबीसीज में करी है, और साथ ही साथ फिर उनको रप्चर भी करते गए हैं, मतलब फैल गए हैं, ऐसा नहीं कि किसी सेल में बंधे पड़े हैं, जब वो सेल ट्रांसफर होगी तो ही काम होगा, नहीं, रप्चर भी कर दिया उस सेल को और पूरे में फैला दिया है इन्फेक्शन, ठीक है। अब जब उस सिस्टर को आके फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो ने काटा तो वो जो उसकी ब्लड से, ठीक है, उसके ब्लड से वो जो मेल और फीमेल गैमीट थे वो उस मच्छर के पेट में, ठीक है, उस फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के पेट में चले गए, गट में चले गए, ठीक है। पेट में जाने के बाद फिर क्या हुआ, दोनों गैमीट्स का फ्यूजन हो गया और उसके बाद हुआ क्या, उनका डेवलपमेंट, ठीक है।
गैमीट्स का फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन, और साथ ही हुआ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बाद वो बन गए कैसे, वो डेवलप हो गए मैच्योर स्पोरोजोइड्स में, जो कि क्या है, इन्फेक्शियस फॉर्म है। मैच्योर स्पोरोजोइड में कन्वर्ट हो गए, जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म है उसका, जिस फॉर्म में वो इन्फेक्शन को कॉज करता है, गैमीट फॉर्म में नहीं करता है ना। किस फॉर्म में करता है, स्पोरोजोइड फॉर्म में, फ्यूज होकर डेवलप होने के बाद वाली फॉर्म में। अब उस फॉर्म में वो उसके पेट में पहुंच चुके हैं, है ना, पेट में बन चुके हैं फ्यूज होके। पेट से वो पहुंच जाएंगे उसकी सलाइवरी ग्लैंड में, गट से माइग्रेट होके मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाएंगे। मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाने के बाद जब वो मॉस्किटो आके मुझे काटेगा तो मेरे ब्लड में उसके सलाइवरी ग्लैंड से, ये जो मैं लाइन यूज कर रही हूं ये एज इट इज क्वेश्चन में आती है कि किसी हेल्दी पर्सन को जब फीमेल एनोफिल मॉस्किटो बाइट कर रही है तो इन्फेक्शन कहां से कहां फैलता है, इन्फेक्शन फैलता है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड से ट्रांसफर होते हैं स्पोरोजोइड्स किसके अंदर, मेरे ब्लड सेल में, ठीक है, मेरे ब्लड में, है ना। तो ये पूरा पैसेज है, ये पूरा पाथवे है जिससे इन्फेक्शन आया, जिससे स्पोरोजोइड मेरी बॉडी में एंटर किए। अब मेरे ब्लड में क्योंकि स्पोरोजोइड्स आ चुके हैं तो वापस से वही कहानी चलेगी, ब्लड से पहुंच जाएंगे वो लिवर में, ठीक है। लिवर में पहुंचने के बाद पहले तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने आप को नंबर में इंक्रीज करेंगे, फिर नंबर में इंक्रीज करने के बाद पहुंच जाएंगे कहां तक, रप्चर होके ब्लड में फैलेंगे, फिर से आरबीसी को अटैक करेंगे, आरबीसी को अटैक करके फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, आरबीसी को रप्चर करेंगे और साथ ही साथ वहां पर करेंगे क्या, गैमेटोजेनेसिस भी। और बस ये साइकिल इस तरह से इन्फेक्शन जो है वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में मच्छरों के द्वारा फैलेगा। किसके द्वारा फैलेगा, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के द्वारा। तो मतलब वो इंडिविजुअल, मेरी जो सिस्टर यहाँ पर बीमार है, मलेरिया से पीड़ित है, उससे मुझ में इन्फेक्शन कैसे आया, उससे मुझ में इन्फेक्शन आने के लिए मुझे जरूरत पड़ी, ठीक है, इस स्पोरोजोइड को मुझ तक पहुंचने के लिए जरूरत पड़ी किसकी, उस मॉस्किटो की। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है इससे चाहिए दो इंडिविजुअल जिन होस्ट के बेसिस पर वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके। एक इंडिविजुअल, एक होस्ट जो कि क्या है, ह्यूमन बीइंग, जिसके अंदर वो गैमेटोजेनेसिस कर पाता है, और दूसरा होस्ट जो कि है मॉस्किटो, उसके अंदर जाके, उसके पेट में जाके, वो मॉस्किटो के पेट में जाके ही ये दोनों गैमीट जो है वो फ्यूज होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। मतलब गैमीट बनाने के लिए ह्यूमन इंडिविजुअल चाहिए, ह्यूमन होस्ट चाहिए, और उन्हें फ्यूज करके डेवलप करवाने के लिए मॉस्किटो होस्ट चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो प्लाज्मोडियम है इसे क्या चाहिए, इसे दो होस्ट चाहिए जिनके बेसिस पर ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकता है। इसे क्या चाहिए, दो होस्ट चाहिए जिनके बेसिस पर ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। एक में करता है गैमेटोजेनेसिस, दूसरे में करता है क्या, दूसरे में करता है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक, इस तरह से ये पूरी साइकिल ऑफ इंफेक्शन कॉजिंग फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो और ह्यूमन बींग्स की हेल्प से किसकी चलती है साइकिल, स्पोरोजोइड्स की। ठीक है, प्लाज्मोडियम के इंफेक्शन कॉजिंग फॉर्म्स, स्पोरोजोइड्स की साइकिल। ठीक है, अब देखते हैं हम किसी दूसरे के बारे में, प्रोटोजोआंस में। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है ना, यहां तक तो क्लियर है ना, प्लाज्मोडियम वाली कहानी क्लियर है कि मलेरिया कैसे फैलाया उसने। अब देखते हैं हम एक और प्रोटोजोआन के बारे में जो है आपका एंटमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, ये है एंटमीबा हिस्टोलिका, ये वो प्रोटोजोआन पैरासाइट है, ठीक है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, कहां पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ये क्या करता है, अपना पैरासिटिक रिएक्शन दिखाता है which causes amoebiasis या amoebic dysentery। ठीक है, जिसे amoebiasis या फिर amoebic dysentery इस डिजीज को कहते हैं, और ये होता है हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन ये फैलाता है। ठीक है, कौन, एंटमीबा हिस्टोलिका, एक प्रोटोजोआन। अब देखते हैं इस डिजीज के सिम्टम क्या आते हैं, कैसे होती है, कैसे इसका क्योर है, कैसे फैलती है, कैसे इन्फेक्शन पूरा इसका बनता है। तो इस डिजीज के जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं क्या, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रही है। लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करने का मतलब होता है डाइजेशन, एक्सक्रीशन से रिलेटेड डिजीजेस होनी है ना, डिसऑर्डर्स या कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस डेवलप होनी है। तो यहाँ पर इस डिजीज के जो सिम्टम आएंगे वो ये आते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन को कॉज करता है, एब्डोमिनल पेन को कॉज करता है। कॉन्स्टिपेशन होगा अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं होगा, तो एब्डोमिनल पेन तो बनता ही है ना। लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो, तो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्डोमिनल पेन तो होना ही है। क्रैम्प्स आने हैं, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, जो भी स्टूल्स होंगे उनमें बहुत ज्यादा एक्सेस म्यूकस होगा और ब्लड क्लॉट्स होंगे।
क्यों? क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें ये डिजीज हो रही है, उसमें ये इन्फेक्शन फैल रहा है, ठीक है। हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर्स एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट। यहां भी सिमिलर फिनोमिना है, यहां भी सिमिलर फिनोमिना है। कौन सा सिमिलर फिनोमिना है? जो हाउस फ्लाइज होती हैं, जो हाउस फ्लाइज होती हैं वो मैकेनिकल कैरियर्स की तरह वर्क करती हैं, ठीक है। ये इन्हें कैरी करके घूमती रहती हैं, ठीक है, इस इंफेक्शन को कैरी करके ले जाने का काम करती हैं, या आप कह लो कि इस डिजीज के लिए ये रैपिडो है। जैसे हमने वहां देखा मलेरिया के लिए रैपिडो कौन थी? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। वैसे यहां पर अमीबिक डिसेंट्री के लिए रैपिडो कौन है? वो है हाउस फ्लाइज। अब हाउस फ्लाइज कैसे इस डिजीज को फैलाती हैं, लेके जाती हैं, ट्रांसमिट करवाती हैं? ये मैकेनिकल कैरियर्स है, ट्रांसमिट करते हैं पैरासाइट को कहां से कहां? फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, देयरबाय कंटामिनेटिंग देम, ठीक है। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसका जो फीकल मैटर होता है, उसका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, ठीक है, वहां से कैरी करके लेके जाती हैं हाउस फ्लाइज, ठीक है। हाउस फ्लाइज जो होती है वो फीकल मैटर पर भी बैठती हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट पर भी बैठती हैं। तो जिस भी इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर पर, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट पर अगर वो हाउस फ्लाई बैठी है और वहां से उठ के आकर अगर वो किसी के जो आप फूड आइटम खाने वाले हो उस पर आकर बैठ गई, ठीक है, जो फूड आइटम अगर आप खाने वाले हो, अगर मक्खी आकर, हाउस फ्लाई आकर उस पर बैठ गई, तो उसके पूरे जो पैरों में और सब में वो जो इन्फेक्शन होगा वो आके आपके खाने पर जो है वो फैल जाएगा, ठीक है। और जब उस खाने को आप खाओगे तो आपको वो इन्फेक्शन हो जाएगा, वो जो इन्फेक्शन है वो आपके अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको ट्रांसमिट करवाती है, ये इस तरह से इसको ट्रांसमिट करवाती हैं। किस तरह से करवाती हैं? कि हाउस फ्लाई बैठी किसके? इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के फीकल मैटर पर, और फिर आके बैठ गई वो एज इट इज उठ के हमारे फूड मटेरियल पर जिसे हम खाने वाले हैं, और हमने जैसे ही उसे खाया हमें हो गया इन्फेक्शन, ठीक है। ये प्रोसेस है। अब इसके बाद देखते हैं, जब ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, पानी जो हमारा पीने का पानी है या फिर खाना है, तो खाने पीने की जो भी हमारी चीजें हैं जो हम खाने वाले हैं, अगर वो इस तरह से इन्फेक्टेड होते हैं, इस तरह से कंटामिनेटेड होते हैं, दूषित होते हैं, उन्हें अगर हमने खा लिया तो हमें ये डिजीज होती है, ये इन्फेक्शन हमें पहुंच जाता है। एस्कैरिस, ठीक है, ये एस्कैरिस की बात हम कर रहे हैं। राउंड वॉर्म होता है ये, है ना, क्लास 11th में पढ़ा है हमने, क्लास 11th में पढ़ा है हमने, ठीक है। राउंड वॉर्म्स के बारे में, हर तरह के वॉर्म्स के बारे में, किंगडम्स के बारे में, ठीक है, किंगडम्स के अंदर इन सब के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एनिमल किंगडम के अंदर हर तरह के वॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो एस्कैरिस जो कि कॉमन राउंड वॉर्म है, ठीक है, और वाउचेरिया जो कि फिलेरियल वॉर्म है, ठीक है, एलिफेंटेसिस के लिए जो कॉमन है। These are some of the helminthes which are known to be pathogenic to men. इन्हें pathogenic मतलब disease causing organisms, है ना, याद है? तो ये दो यहाँ पर नाम लिए गए हैं आपको, कॉमन राउंड वॉर्म और फिलेरियल वॉर्म। ये दोनों हमारे अंदर कैसे हैं? ये पैथोजेनिक हैं हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये डिजीजेस को लेके आते हैं हम तक, ठीक। आप देखते हैं एस्कैरिस, ये कैसा है? इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, एस्कैरियासिस करवाता है। ये कैसा है? इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, एस्कैरियासिस करवाता है। ये क्लास 11th में भी आपको पढ़ाया गया था, वहीं पर बता दिया गया था कि ये ऐसा काम करता है ना। तो एस्कैरिस जो कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ये हमारे इंटेस्टाइन में एज अ पैरासाइट रहता है और हमें करवाता है एस्कैरियासिस। और इसके बाद अगर हम बात करें फिलेरियल वॉर्म की, ठीक है, फिलेरियल वॉर्म की भी बात हम करेंगे, ठीक। देखो मैंने इसका इमेज भी आपको दिखेगा, ये देखो फिलेरियल वॉर्म वाली कहानी, ये भी मैंने आपको वहीं पर बताई थी, ठीक है। अगर आप क्लास 11th के भी लेक्चर्स देखते हो, मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखा है कि 12th के साथ साथ वो 11th भी देखते हैं रिवीजन पर्पज से, या फिर अगर आप नीट वाले कैटेगरी में हो तब भी आप दोनों क्लासेस देखते हो, वहां पर भी ये डिजीज हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो यहाँ भी देखेंगे, पहले देख लेते हैं हम इस डिजीज के सिम्टम्स। तो सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। इंटेस्टाइन को यार अफेक्ट कर रहे हैं तो इंटेस्टाइन का पूरा जो पैसेज है वो ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं, फीवर होने के चांसेस होते हैं,
पेन, एब्डोमिनल पेन होगा, मस्कुलर पेन होगा, एनीमिया होगा, ठीक है, और इंटरनल ब्लीडिंग उस रीजन में कॉज होगी। ये सारे कुछ सिम्टम्स आते हैं इस डिजीज के। देन इस पैरासाइट के जो एग्स होते हैं ये एक्सक्रीट हो जाते हैं कैसे, जो भी फीसेस होते हैं उस इन्फेक्टेड पर्सन के, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर के साथ इस पैरासाइट के एग्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से जो भी आसपास का जहां पर भी वो फीकल मैटर है उसका सॉइल, वाटर, ठीक है, प्लांट, वो सब इन्फेक्ट हो जाते हैं, वो सब इन्फेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वहां पर वो एग्स है ना। अब वो एग्स हैं तो वो क्या होगा, फ्यूज होंगे और फिर आगे जाके इन्फेक्शन को कॉज करेंगे, उसकी साइकिल को कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी रीजन जहां पर भी ये फीकल मैटर होता है वो उसे अफेक्ट कर देता है, वो उसे इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। ओके, नाउ एक हेल्दी पर्सन इस इन्फेक्शन को कैसे एक्वायर करता है, अभी हमने देखा कि जो भी इन एग्स से, ठीक है, फीकल मैटर से जो एग के साथ जो एग रिलीज हुए हैं, अगर यहाँ पर अगर हाउस फ्लाई बैठी है और वो आकर अगर बैठ गई किसी भी आपके खाने वाली चीज पे, पीने वाली चीज पे, ठीक है, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, किसी भी चीज पे जिसे भी आप खाने वाले हो, अगर उसके ऊपर वो आके बैठ गई तो वो इन सबको क्या करेगी, इन एग्स को, इन सारे इन्फेक्शंस को लेकर आ जाएगी अपने बॉडी में चिपका के, आपके खाने पर लाके इन्फेक्शन का कॉज करेगी और आप जब उसे खा लोगे तो फिर आप उससे हो जाओगे क्या, इन्फेक्टेड। इस तरह से इस डिजीज का इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है, इस तरह से इस डिजीज का इन्फेक्शन फैलता है। अब अगर हम बात करें दूसरा जो वर्म की बात हुई थी, फिलेरियल वर्म की, तो इससे कैसे क्या इन्फेक्शन होता है भाई, ये दो तरह के हैं, स्पीशीज इनकी दो है, स्पीशीज इनकी दो है। कौन कौन सी स्पीशीज है, बैंक्रॉफ्टी और मलेई, ठीक है, मैलेई या मलेई, मैलेई या मलेई, ठीक है, वाउचरिया बैंक्रॉफ्टी या मैलेई, ये दोनों ही मैंने आपको क्लास 11th अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, उसमें पढ़ाए हुए हैं। आप देखो ये फिलेरियल वर्म्स होते हैं, ये धीरे धीरे क्या करते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को कॉज करवाते हैं ऑर्गन का, और जिस भी ऑर्गन में इस वर्म्स की वजह से अगर ये इन्फ्लामेशन आता है वो पूरा ऑर्गन जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ही डिसफिगरेशन को ये कॉज करते हैं, है ना, पूरा उसका जो शेप है, उसका जो अपीयरेंस है उसको कंप्लीटली चेंज कर देते हैं, ठीक। तो दिस कॉजेज द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब and the disease is called as elephantiasis और filariasis, ठीक है। यूजुअली ये होता है कहां पर, लोअर लिम्स में, ठीक है, यूजुअली ये लोअर लिम्स में होता है और तब उस डिजीज को कहते हैं क्या, एलिफेंटियासिस और फिलारियासिस। हाथी पांव डिजीज इसे हिंदी में कहा जाता है, एलिफेंटियासिस या फिलारियासिस, ठीक है। ये वाउचरिया बैंक्रॉफ्टी या मलेई से होता है और ये काफी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके इंसान का जो ऑर्गन है, ठीक है, जहां पर इन्फेक्शन हुआ है उसे कंप्लीटली डिसफिगर कर देता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो ह्यूमन बीइंग का पैर कंप्लीटली रिजेंबल कर रहा है एलिफेंट के पैर से, इसीलिए डिजीज को एलिफेंटियासिस कहा जाता है, ठीक है। अगर वो पैर में हो रही है तो पूरा पैर जो है वो हाथी के पैर जैसे लगने लगेगा, अगर हाथों में हुई है तो पूरा हाथ जो है वो हाथी के हाथों की तरह लगने लगेगा, अगर उसकी हेड रीजन पे हो जाती है तो पूरा हेड जो है वो इतना डिसफिगर हो जाता है कि हाथी के जैसे लगने लगता है, ठीक है। इसीलिए इस डिजीज को हिंदी में हाथी पांव डिजीज या फिर एलिफेंटियासिस या फिलारियासिस भी कहा जाता है, ठीक। जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं क्योंकि लोअर लिम्स में हो रहा है, ठीक है, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, उनमें भी काफी डिफॉर्मिटीज आती हैं, जो डिफॉर्मिटीज मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, पूरा अपीयरेंस जो है उसका पूरा जो डिसफिगरेशन टर्म में यूज कर रही हूं वो कॉज होता है, ठीक है। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स। अब ये पैथोजेंस, ठीक है, यहां पर फिलेरियल वर्म के, फिलेरियासिस के इन पैथोजेंस कैसे फैल रहे हैं, ये हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होते हैं, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर से ही। फिर से आ गई फीमेल मॉस्किटो, समझ रहे हो ना, मच्छरों से कितना बचना पड़ रहा है, क्यों इतना ज्यादा इनसे बच के रहने की जरूरत है, क्यों इतना ज्यादा इनसे डरने की जरूरत है, ठीक है भाई, ये रैपिडो है यार, ये चलते फिरते रैपिडो है, ठीक है, ये इन्फेक्शन के रैपिडो है, ठीक। तो ये हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट करवाते हैं, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के बाइट से, ठीक, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के बाइट से ये इन्फेक्शन को कॉज करवाते हैं, ठीक। तो अभी तक जरा ध्यान दो, हमने पढ़ लिया अबाउट द बैक्टीरियल डिजीजेस, देन हमने पढ़ा कुछ वायरल डिजीजेस के बारे में, फिर हमने पढ़ा कुछ पैथोजन से
प्रोटोजोआन से होने वाली, ठीक है, पैथोजेंस नहीं, प्रोटोजोआन से होने वाली, फैलने वाली, ठीक है, वेक्टर्स को यूज करके ट्रांसमिट होने वाली, इन्फेक्शन को कॉज करने वाली डिजीजेस के बारे में। अब आपको पढ़ना है फंगल डिजीजेस के बारे में कि फंगस से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। ठीक है, अब आपको पढ़ना है फंगल डिजीजेस के बारे में कि फंगस से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। तो चलो देखते हैं भाई, काफी सारे फंगस जो कि बिलोंग करते हैं माइक्रोस्पोरम जेनेरा से, ठीक है, काफी सारे फंगस जो कि बिलोंग करते हैं कौन कौन से जीनस से, जैसे कि माइक्रोस्पोरम, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं रिंग वॉर्म्स, ठीक है, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वॉर्म्स। रिंग वॉर्म्स की कहानी देखते हैं, कैसे होती है ये डिजीज। सी, काफी सारे फंगस, ठीक है, जो इन सारे जेनरस से बिलोंग करते हैं, जैसे कि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, ठीक है, एपिडर्मोफाइटन, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिंग वॉर्म्स जैसे डिजीज को कॉज करने के लिए। और इन डिजीजेस के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को ना पता हो, फिर भी आप देख सकते हो भाई इस तरह से ये रिंग वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। रिंग वॉर्म इसलिए कहा जाता है, ये प्रॉपर एक बिल्कुल रिंग लाइक अपीयरेंस इनका आता है, ठीक, जब ये डिजीज को कॉज करते हैं, विच इज अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज विच अकर्स इन मैन। यहां पर होता क्या है जब ये डिजीज होती है, ठीक है, काफी ड्राई और स्केली लेशंस दिखाई देते हैं बॉडी के जिस भी पार्ट पे अगर ये रिंग वॉर्म वाला डिजीज हुआ है, ठीक है, तो काफी ड्राई और स्केली सा अपीयरेंस वहां पर आता है, ठीक है, स्किन का, ठीक है, जैसे कि स्किन, नेल्स, ठीक है, स्कैल्प पर भी हो जाता है। तो दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, ठीक है, ये इस डिजीज के सबसे मेन सिम्टम्स है कि अगर ये दिख रहे हैं तो मतलब डेफिनेट इंडिकेशन जाता है इस डिजीज की तरफ कि अगर स्किन में, नेल्स में, स्कैल्प में अगर इस तरह से बिल्कुल ड्राई और स्केली लेशंस दिखने को मिले, मतलब कहीं ना कहीं आप समझ जाओ, आपको ये इंडिकेशन दिया जा रहा है आपकी बॉडी के द्वारा कि इन्फेक्शन फैल रहा है किस चीज का, इन सारे फंगस का, ठीक है, इनमें से किसी फंगस का। अपीयरेंस कैसा आता है ये आप इस डायग्राम से देख ही सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे। ये जो लेसन्स होते हैं, दीज आर अकम्पनीड बाय द इंटेंस इचिंग। अगर इस तरह का ड्राई और स्केली सा अगर अपीयरेंस आ गया तो उसमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है, ठीक, एंड हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंगस टू ग्रो। अगर आप बहुत ज्यादा हीट वाला एनवायरनमेंट रखते हो, जैसे कि अगर आपको रिंगवॉर्म वाला डिजीज चल रहा है, ठीक है, अगर आपके स्कैल्प पे है और आप बहुत ज्यादा हीट जो है वो उस टेम्परेचर में रह रहे हो, बहुत ज्यादा गर्म जगह पर रह रहे हो, बहुत ज्यादा मॉइस्ट कंडीशन अगर आपके स्कैल्प की है, तो इसको और ज्यादा बिल्कुल शह मिल जाती है, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है और ज्यादा ग्रो करने के लिए। तो हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंगस टू ग्रो व्हिच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड्स सच एज दोज इन द ग्रोइन और बिटवीन द टोज, ठीक है। तो ये क्या करती है, स्किन फोल्ड्स और इन सब चीजों में क्या करती है भाई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। अगर हीट एंड मॉइस्चर में अगर आप रहोगे तो इन्हें मिलेगी क्या, इन्हें मिलेगी फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो मोर, और जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, हमारी स्किन के जो फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें, ठीक है, जैसे कि ग्रॉइंस की बात करें, जैसे कि टोस की बात करें, तो जहां जहां भी स्किन फोल्ड्स होंगे वहां पर ये क्या करेगा, अपनी बिल्कुल अड्डा बना लेगा, ठीक है, कि यहाँ पर ये रिंगवॉर्म का जो आपको अपीयरेंस है देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये वाला अपीयरेंस, ठीक है। जहां जहां भी स्किन पे क्या होती है, जहां जहां भी स्किन कैसी होती है, फोल्ड होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसे क्या मिल जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है, हीट मिल जाती है, बस वहां पर ये अपना अड्डा बना लेगा और ग्रो करेगा, डिजीज को कॉज करेगा, ठीक है, इन्फेक्शन को फैलाएगा, ठीक है, इचीनेस करेगा, ड्राइनेस को कॉज करेगा। देन द लेसन्स आर नहीं, यहां पढ़ रहे थे हम, रिंग वॉर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल्स और द क्लॉथ्स ऑफ इवन द कॉम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड। अब कॉम्ब वाली बात बिल्कुल नॉर्मली बात है यार, क्योंकि स्कैल्प में भी होता है ना, तो अगर आपने किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का कॉम्ब यूज कर लिया तो भी आपको ये रिंग वॉर्म हो सकता है, ठीक है, डिजीज हो सकती है। क्लॉथ्स आपने यूज कर लिए तो भी हो सकती है, टॉवल्स यूज कर लिए तो भी हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी तरह से, ठीक है, अगर आपने इंडिविजुअल इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से कांटेक्ट में रही चीजों को यूज कर लिया, शेयर कर लिया, तो ये डिजीज आपको हो सकती है, और ये जनरली एक्वायर्ड होती है सॉइल से, ठीक है, मिट्टी से ये डिजीज आती है। ये रिंग वॉर्म्स का जो इन्फेक्शन है वो मिट्टी से आता है। इसके लिए जो मेंटेनेंस है पर्सनल हाइजीन की, पब्लिक हाइजीन की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है यार। मेंटेनेंस अगर मैं बात करूं ना पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन की, तो ये हर एक डिजीज के ही लिए जरूरी है, बट स्टिल अगर हम बात करें कि ऐसी डिजीजेस जो एक दूसरे से फैलती हैं, तो उनमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल और पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करना। एंड
is very important for prevention and control of many infectious diseases। देखो यही कहा उन्होंने भी कि भाई ये तो मतलब बाकी इन्फेक्शन कॉजिंग डिजीजेस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हमने सबसे पहले जो इस चैप्टर के लेक्चर में देखा था कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं, वहां पर एक बार को आप बोल सकते हो, लेकिन जो इन्फेक्शन कॉजिंग डिजीजेस है, इन्फेक्शन से फैलने वाली डिजीजेस है, उनमें तो पब्लिक और पर्सनल हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन। अच्छा पता है एक चीज और बताऊं, ये जो पर्सनल और पब्लिक हाइजीन की बात है, ये दोनों म्यूचुअली इफेक्ट करती हैं। अगर आपने सिर्फ पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर लिया, पब्लिकली आप जिस एनवायरमेंट में रह रहे हो वहां पर अगर हाइजीन मेंटेन नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि पानी में, ठहरे हुए पानी में ये जो मच्छर है ये ग्रो करता है, ठीक है, ये अपने एग्स ले करता है और रिप्रोड्यूस करता है, तो आपने अगर अपने सराउंडिंग को, आपने सिर्फ अपने घर के आसपास जितना भी स्टोर्ड वाटर जहां पर हो सकता था, जहां वाटर कलेक्ट होता था, स्टैग्नेंट वाटर के जो भी सोर्सेस थे, आपने उन सबको क्लीन कर दिया, है ना, आप सबको ड्राई अप कर दिया। लेकिन आपके बगल वाले घर में अगर लोगों ने पानी के टंके भर के रखे हुए हैं, छत पे कुछ ना कुछ सामान पड़ा हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो फिर मतलब क्या है भाई, वो मच्छर क्या वहां से उठ के आपके घर में नहीं आ सकता? वो क्या बिल्कुल घर के घर में बिल्कुल ऐसे बाउंडेड रहता है कि मैं तो इस घर का हूं तो यही रहूंगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो ऐसी कंडीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ पर्सनल हाइजीन से काम नहीं चलेगा, पब्लिक हाइजीन भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगर इसीलिए जब भी ये सारे डिजीजेस को कॉज करने वाले, इस तरह से मच्छर के से फैलने वाली डिजीजेस का जैसे भी प्रोन टाइम आता है ना, जब भी वो टारगेट टाइम आता है कि इस वक्त ये ग्रो करते हैं, इस वक्त ये डिजीज फैलती है, उस वक्त फिर पूरा पब्लिकली, पूरी सोसाइटी में इस चीज की अवेयरनेस फैलाई जाती है कि सभी इन प्रिकॉशंस को लें, सभी इन सारी चीजों को मेंटेन करके रखें, हाइजीन को मेंटेन करके रखें। क्योंकि सिर्फ एक इंडिविजुअल के करने से क्या होगा, उसने तो ठीक है, उसने डिजीज को नहीं फैलने दिया, उसने लोगों को इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने दिया, लेकिन उसको तो कहीं और से ऑर्गेनिज्म आके काट लेगा यार, उसका नुकसान तो तब भी हो गया हाइजीन मेंटेन करने के बाद भी। तो इसलिए ये चीजें म्यूचुअली चलती हैं, पर्सनल और पब्लिक दोनों हाइजीन होना जरूरी है। चलो ये तो थी एक एक्स्ट्रा बात हमारी। अब हम देख लेते हैं कि ये जो पर्सनल हाइजीन के लिए मेजर्स लिए जाते हैं, दिस इंक्लूड्स कीपिंग द बॉडी क्लीन। इसमें हमें क्या क्या करना होता है, हमारी बॉडी को क्लीन रखना, कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, क्लीन एंड हेल्दी खाना, और साथ ही साथ अपनी बॉडी को भी क्लीन रखना और अपने सराउंडिंग को भी क्लीन रखना। ये आता है पर्सनल एंड देन पब्लिक हाइजीन में। पब्लिक हाइजीन की अगर हम बात करें तो साथ ही साथ और क्या होता है कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हमारी वेस्ट जो मटेरियल है उन सबको हम प्रॉपर डिस्पोज करें, एक्सक्रीटा को प्रॉपर डिस्पोज करें, प्रॉपर क्लीनिंग करें, ठीक है, डिसइंफेक्शन करें वाटर रिजर्वॉयर्स का, जो मैंने कहा कि जहां पर पानी जमा रहता है, पूल्स अगर हैं तो उनको भी हम क्या करें, प्रॉपर टाइम पे क्लीन करें, सेसपूल्स, टैंक्स, ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक केटरिंग, ठीक है। ये पूरा वही मटेरियल है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ये जो मेजर्स होते हैं, these are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water such as typhoid, amoebiasis और ascariasis, ठीक है। ये जो मेजर्स होते हैं these are particularly essential जहां पर अगर infectious agents का क्या है, होने के चांसेस हैं या हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि इस सोसाइटी में, ठीक है, मच्छर से फैलने वाली डिजीज जो है वो किसी एक इंडिविजुअल को हो गई है, तो उस पूरी सोसाइटी के लोगों को वो पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन हम मेंटेन करके रखना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि वहां से वो मच्छर फैल सकते हैं। तो हमें उन्हें क्या नहीं करने देना है, हमें ग्रो करने की जगह प्रोवाइड नहीं करनी। अगर हमें उन्हें ग्रो करने की जगह प्रोवाइड हम उन्हें नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे ग्रो करेंगे और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे फैलेंगे? एक अकेला मच्छर कहां तक फैलेगा, ठीक है, कभी तो वो मर जाएगा। और बाकी लोग, अगर वो नए इंडिविजुअल्स नहीं बना पाएगा अपने से, क्योंकि हम उसे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो पूरी सोसाइटी में डिजीज फैलने से बचेगी ना। तो इसलिए उन जगहों पर इस चीज की अहमियत, उस चीज की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है जहां पर पहले से ये इन्फेक्शियस एजेंट्स के होने के चांसेस हैं, ठीक है, या वो वहां पर है। तो now these measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through the food and water such as typhoid, amoebiasis, ascariasis। तो जहां भी ऐसे इन्फेक्शन फैल सकते हैं, जैसे कि फूड से फैल सकते हैं, फीकल मैटर से फैल सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से डिजीजेस होते हैं ऐसे फूड और वाटर से होने वाले, जैसे कि टाइफाइड देखा हमने, जैसे कि हमने अमीबाइसिस देखा, जैसे कि हमने स्कैरियासिस देखा, ठीक है। तो इन सारी डिजीजेस से बचने के लिए तो पर्सनल और पब्लिक हाइजीन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और साथ ही साथ अब हम बात करें लास्ट में एयरबॉर्न डिजीजेस की, ठीक है। एट लास्ट अगर हम डिजीज कर लें, डिस्कस कर लें एयरबॉर्न डिजीजेस को, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी होती हैं। इन केसेस ऑफ एयरबॉर्न डिजीजेस जैसे कि निमोनिया,
जैसे कि कॉमन कोल्ड, जैसे कि ठीक है निमोनिया। कॉमन कोल्ड को क्यों इंक्लूड किया कि भाई ये सब में क्या होता है ना कि एयर में इन्फेक्शन फैल जाता है, ठीक है, ड्रॉपलेट्स का इन्फेक्शन जो है वो एयर में फैल जाता है, तो दैट इज व्हाई दे आर एयरबोर्न डिजीज। मतलब इनको फैलाने वाला वेक्टर कौन है? एयर है ना। जैसे मच्छर वेक्टर है, ठीक है, जैसे हाउस फ्लाई वेक्टर है, तो इन डिजीजेस को फैलाने वाला वेक्टर कौन है? एयर है ना। सराउंडिंग में एयर से फैलती है ये, ठीक। तो दीज आर एयरबोर्न डिजीजेस, जैसे कि निमोनिया, जैसे कि कॉमन कोल्ड। अगर ये सारे मेजर्स के साथ साथ हम क्या ध्यान दें कि भाई इफ close contact with the infected person or their belongings should be avoided। जब भी अगर ये डिजीजेस हैं तो उन डिजीजेस के वक्त जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ इन सारे मेजर्स को तो रखना ही है जो हमने पढ़े, साथ ही साथ उसके साथ उस इंडिविजुअल के साथ क्लोज कांटेक्ट भी क्या करना है? अवॉइड करना है, ठीक है। और अगर हम बात करें इन डिजीजेस के लिए, जैसे कि मलेरिया और फिलारियासिस के लिए, दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर्स, ये एयरबोर्न है ना। और ये कौन सी हो गई? इंसेक्ट वेक्टर से फैलने वाली। आप समझ रहे हो, आपको यहां पर बता दिया गया दो और अलग एस्पेक्ट। इस तरह से भी आप डिजीज को क्लासिफाई कर सकते हो, बोल सकते हो कि दीज आर एयरबोर्न डिजीजेस जो कि हवा से फैलती हैं, एंड दीज आर इंसेक्ट वेक्टर वाली डिजीजेस, ठीक है, कि ये कोई इंसेक्ट वेक्टर से फैलती है, जैसे कि हाउस फ्लाई से, जैसे कि मॉस्किटो से, ठीक। तो दीज आर transmitted through insect vectors. The most important measure is to control or eliminate the vectors and their breeding places। और सबसे important concept यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है कि जहां ये vectors grow करते हैं और जहां पर ये multiply करते हैं उन places को ही आप क्या कर दो? wipe off कर दो, ठीक है। उन places को ही wipe out कर दो तो इनके number ही increase नहीं होंगे, और जब इनके ही number increase नहीं होंगे तो उस disease को फैलाने वाला इंसान ही, अगर उस disease को हमारे तक लाने वाला इंसान ही अगर नहीं, ऑर्गेनिज्म ही अगर ना बचे, ठीक है, उस डिजीज को हम तक लेके कौन आ रहा है? ठीक है, यही इंसेक्ट वेक्टर्स। अगर ये इंसेक्ट ही नहीं बचेंगे तो हम तक वो डिजीज पहुंचेगी ही नहीं, है ना। तो दिस इज द सिंपल मेजर जो कि किया जाना चाहिए। This can be achieved by avoiding stagnation of water। इसे ठहरे हुए पानी को नहीं रहने देना है, ठीक है, उसे क्लीन करना है, ड्राई अप रखना है चीजों को, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर में ही ये ग्रो करते हैं, एग्स को ले करते हैं। रेसिडेंशियल एरियाज में इन सब चीजों से बचना है, रेगुलर क्लीनिंग करनी है हाउस होल्ड कूलर्स की, उन सारी चीजों की जिनमें भी पानी जमा रहता है। जैसे अगर आपने छत पे रखा है, ठीक है, आपने रखा है पक्षियों के लिए पानी के लिए आपने व्यवस्था की हुई है कि भाई पक्षी आए पानी पिए, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर आप उस पानी को बार बार चेंज ना करो, ठीक है, बार बार उसमें साफ पानी ना भरो, जब आपको लग रहा है कि नहीं अभी पक्षी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या अभी इस जगह पर पक्षी नहीं आते, तो फिर आप उसको क्या करो? ड्राई करके रख दो वापस से, उल्टा करके, ना कि आप उसको क्या रखो? ओपन रखो। कभी बारिश हो गई उसमें पानी फिर जमा हो गया, नहीं। तो ये सारी चीजें, बारिश का पानी जो जमा होता है बहुत सारी फालतू चीजों के ऊपर, तो उन सबको क्या करना है? आपको ड्राई करते रहना है, क्लीन करते रहना है, ताकि वो पानी कहीं पर भी भाई ठहरा हुआ तो ना ही बचे, ना बारिश का और ना ही टैप वाटर, कोई भी पानी ठहरा हुआ ना रहे, ठीक है, और बहुत टाइम तक ना रहे, ठीक। मॉस्किटो नेट्स को यूज करना है। इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक गैम्ब्यूसिया इन पॉन्ड्स, ठीक है, इस तरह के फिशेस को पॉन्ड्स में और वाटर जो भी बॉडीज आपके आसपास है उन सब में इंट्रोड्यूस करवाना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं? ये फीड करती हैं मॉस्किटो के लार्वे पे। तो अगर मॉस्किटो का लार्वा कहीं पर है भी इन केस, तो ये फिश उस सबको खा जाएगी, तब भी वो लार्वा जो है वो नया इंडिविजुअल में ग्रो नहीं कर पाएगा और बात बन जाएगी। तो स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स हम कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं डिचेस में, ड्रेनेज एरियाज में, स्वैम्प्स में। Then, in addition, doors and windows should be provided with wire mesh। और साथ ही साथ इतना सब करने के बाद भी, जो मैंने एग्जांपल आपको अभी दिया था कि आपने अपनी सराउंडिंग तो क्लियर कर ली, लेकिन आपको क्या पता सामने वाले ने भी अपने घर की सफाई उतने अच्छे से की है या नहीं। तो आप क्या करो कि जो भी डोर्स एंड मेट्स हैं उन सब में क्या लगा लो? वायर मैश लगा दो, ताकि मॉस्किटो बाहर से अंदर एंटर ना कर पाए। अंदर से तो ठीक है, चलो आपने सारी चीजें मेजर्स कर ली, लेकिन बाहर से अंदर एंटर करने के चांसेस को आप क्या कर दो? रिड्यूस कर दो। ये एक मेजर हो सकता है। दिस विल बी the very important measure to prevent the entry of mosquitoes, ठीक है। Such precautions have become more important, especially in the light of recent widespread incidences of vector-borne, मतलब Aedes mosquito-borne diseases like dengue, chikungunya in many parts of India। डेंगू और चिकनगुनिया की हिस्ट्री आप उठा के देखोगे तो ये वो डिजीजेज हैं जिनसे एक बार को पूरी सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ गई थी, ठीक है। तो
इस तरह की डिजीजेस, और ये भी होती हैं किनसे, ये भी वेक्टर बोर्न डिजीजेस हैं, ये भी इंसेक्ट बोर्न डिजीजेस हैं, इंसेक्ट वेक्टर से, एडीज मॉस्किटो से ही होती हैं, ठीक है। तो इसलिए भाई इन सब से बचने के लिए ये सारे मेजर जो कि बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो द एडवांसमेंट्स मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विद मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस। आज तो हमारे पास इन सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस से लड़ने के, ठीक है, सारे हथियार जो है वो अवेलेबल हैं, सारी मेडिसिन, सारे प्रिवेंटिव मेजर्स, सब कुछ हमारे पास अब नॉलेज आ गया है। लेकिन जब बिगिनिंग में ये डिजीजेस फैली थी, जब इनका प्रॉपर कॉज जो है नहीं पता था, जब इनकी प्रिवेंटिव जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो नहीं पता थी, जब ये नहीं पता था कि इससे बचने के लिए जो हमें मेडिसिन चाहिए वो नहीं बनी थी, तो उस वक्त इन डिजीजेस से बहुत दिक्कतें जो है हुई थी। लेकिन अब हमें सब पता है, अब हमें ये भी पता है कि इनसे बचना कैसे है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने हैं, अब हमें ये भी पता है कि इसके सिम्टम्स कौन से होते हैं, और अब हमें ये भी पता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो अब इनसे बचना हमारे लिए आसान है। लेकिन इन सब चीजों को करने के बाद ऐसा नहीं है कि बस सब पता है तो अब कुछ नहीं होगा, ठीक। तो द यूज ऑफ वैक्सीन्स, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम have enabled us to completely eradicate or deadly disease like smallpox। जैसे कि हम अगर बात करें तो एक डिजीज जो कि बहुत ही ज्यादा डेडली डिजीज साबित हो गई थी, स्मॉल पॉक्स जैसी डिजीज, ठीक है। स्मॉल पॉक्स एक बार को बहुत ज्यादा परेशानियों को फैला चुका है पॉपुलेशन में, लेकिन अब इसका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वैक्सीन, सब कुछ अवेलेबल है, जिससे हमने इसे कंप्लीटली क्या कर दिया है, वाइप आउट कर दिया है सोसाइटी से, ठीक है। कौन सी डिजीज, स्मॉल पॉक्स डिजीज, ठीक। तो भाई ये था हमारा काफी सारे डिजीजेस से बचने के तौर तरीके। अब जरा हम जो जिस तरफ बढ़ रहे हैं ना, अब जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। धीरे धीरे आप अभी तक तो सिर्फ डिजीजेस, वेक्टर्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआन, इन सब तक घूम रहे थे, ठीक है। अब आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो किस तरफ, अब आप बढ़ रहे हो धीरे धीरे वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन की तरफ, ठीक है। और ये आपको लेके जा रहा है आपके नए टॉपिक की तरफ, विच इज इम्यूनिटी। चलो देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस, और भी बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं कॉमन डिजीजेस में, जैसे कि पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया, टिटनस, इन सब को भी कंट्रोल कर लिया गया है। सिर्फ स्मॉल पॉक्स को ही नहीं, इन सब को भी काफी हद तक कंट्रोल मिला है, किससे, वैक्सीन्स के यूज से, ठीक है। वैक्सीन्स का यूज जो किया जाने लगा है, इन सब की वैक्सीन्स आती हैं, राइट, और इन सब के वैक्सीन्स को यूज करने की वजह से इनसे भी काफी हद तक जो है वो छुटकारा सोसाइटी को मिल गया है। देन अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी, अबाउट विच यू विल लर्न इन चैप्टर 10 इज अ वेरी वर्ड, ठीक है, of making available newer and safer vaccines. Discovery of antibiotic and various other drugs has also enabled us to effectively treat infectious diseases. जितनी भी vaccines, जितने भी antibiotics, ये सब जो बनते हैं, इन्हीं की बदौलत हम इतनी सारी ये जो diseases हैं, जो कि common diseases हैं और जो इतनी आसानी से फैल जाती हैं, उन सब से आज बच पाते हैं। और उन सब को हो भी जाए अगर, तो उन सबका ट्रीटमेंट हमारे लिए पॉसिबल हो गया है, अवेलेबल हो गया है, और हम उन सब से बच लेते हैं, है ना, सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई हैं, ये सब चीजें पॉसिबल हुई हैं सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, दूसरा एंटीबायोटिक्स और बहुत सारे वैक्सीन्स की डिस्कवरी की वजह से, ठीक है। इनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। जैसे आपको पढ़ना है, आपकी पूरी यूनिटी है यार बायोटेक्नोलॉजी वाली, तो ठीक है, उसके अंदर आप इस चीज को पढ़ लोगे, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि ये लेक्चर आपको लास्ट में धीरे धीरे करके किस तरफ लेके गया, ये आपको लेके गया वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन की तरफ, मतलब आपकी बॉडी में पाए जाने वाले इम्यून सिस्टम की तरफ, ठीक है। अब आपको क्या टारगेट करना है, इम्यून सिस्टम को टारगेट करना है। अब आपको पढ़ना है इम्यून सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे अबाउट द इम्यून सिस्टम। तब तक आप करेंगे प्रीवियस सारे ही चैप्टर्स को और सारे ही टॉपिक्स को रिवाइज। कोई भी अगर आपका मिक्स्ड लेक्चर है, अगर आपने इससे पहले कोई भी लेक्चर नहीं देख पाए हो किसी भी रीजन से, तो आपको वो जरूर देख लेना है। हम लोग बहुत सारा जो पोर्शन है हमारे सिलेबस का ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं। आपको तब तक पीछे नहीं रहना है, साथ साथ चलना है यार, ताकि हमारी प्री बोर्ड को टारगेट करने वाली जो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, वहां पर आप उन चीजों को रिवाइज भी कर सको। अगर आप सारे लेक्चर्स नहीं देखोगे तो फिर रिवीजन में हमारे साथ कैसे दौड़ोगे, ठीक है। तो रेस में सबको साथ दौड़ना है, किसी को भी पीछे नहीं रहना है, करते रहना है अपना प्रीवियस
कुछ भी अगर छूट गया है तो उसे कंप्लीट और साथ ही साथ रिवाइज, उसके लिए जाना है आपको अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में। मिल जाएंगी आपको लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मुस्कान मैम की बायोलॉजी की, ठीक है। और उसमें आप सारे लेक्चर्स को देख लोगे और ये चीज आप सिर्फ यूट्यूब चैनल पर ही नहीं ऐप पर भी कर सकते हो, जो आपको इजीली प्ले स्टोर पर डाउनलोड हो जाएगी, या फिर आप यूज कर सकते हो वेबसाइट भी विच इज www.magnetbrains.com। तीनों ही जगह पर आपको ये पूरा का पूरा फुल कोर्स कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा एब्सोल्युटली फॉर फ्री। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे अबाउट द इम्यूनिटी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।